5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 6 में हम बात करेंगे शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। शोध प्रबंध और आलेखों का प्रारूप और संदर्भ से लिए 3 टॉपिक इसमें रहेंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे शोध प्रबंध के बारे में। ठीक है, तो शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन की भी आपकी 3 क्लासें होंगी। इसमें एक रहेगी शोध प्रबंध की, इसके अलावा आलेखों का प्रारूप के बारे में करेंगे और संदर्भ शैली। तो 3 टॉपिक इसमें हमको पढ़ने हैं। तो चलिए जी, आज की क्लास नंबर 6 को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको UGC नेट के अंतर्गत पेपर 1 कंप्लीट तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो है एक टॉपिक को इसमें कंप्लीट कराया जा रहा है और 10 के 10 यूनिट में इसमें आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले आपकी 2 यूनिट करा चुका हूं, तीसरी यूनिट आपकी जो है प्रक्रिया में चली हुई है। ठीक है, और बहुत जल्द ये पूरी हो जाएगी। पेपर से पहले पहले आपका जो जून 2025 का जो एग्जाम होना है UGC नेट का, उससे पहले पहले ये आपकी ये पूरी की पूरी आपकी जो है पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दूसरे पेपर के लिए मैं आपको केवल अभी आपका इसमें इतिहास के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ या क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। इससे पहले इतिहास की आपकी जो है 4 क्लासें उसमें भी आ चुके हैं, 4-5 क्लासें। ठीक है, तो इतिहास उसमें चल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप। जिन बच्चों का ऑप्शनल जो है आपका इतिहास है, ठीक है, तो वे उसमें आपको जो है शामिल हो सकते हैं या उन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलिए जी, आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी शोध प्रबंध के बारे में। ठीक है, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। ठीक है, तो शोध प्रबंध और आलेख लेखन शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। ठीक है, जो हम रिसर्च करते हैं, जो किसी चीज की खोज करते हैं, तो शोध प्रबंध जो होता है वो उस प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण माना जाता है। क्या? शोध प्रबंध या आलेख लेखन, ठीक है, उसको सबसे अंतिम चरण माना जाएगा, जहां शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों, विश्लेषण और निष्कर्षों को व्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यानी शोधकर्ता ने जो भी खोज की है, जो भी रिसर्च किया है, जो भी आपके जो है निष्कर्ष निकाला है, तो उसको वो क्या करता है? प्रस्तुत करता है इसमें। ठीक है, उसको प्रस्तुत करता है किसके सामने? शोध कमेटी के सामने। चलिए जी, शोध प्रबंध और आलेख लेखन के दौरान वैज्ञानिक और शैक्षिक मानकों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल मिलाकर जो वैज्ञानिक तरीका है, स्टेप बाय स्टेप जो क्रम होते हैं, ठीक है, जो चरण होते हैं, उनको पूरा करना जरूरी है। इसके अलावा शैक्षिक मानक, जो मानक बनाए गए हैं, जो मानक तय किए गए हैं, मानदंड तय किए गए, नियम कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करना अति महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा संदर्भ शैली, जो अगला टॉपिक आएगा तुम्हारा, संदर्भ शैली भी महत्वपूर्ण होती है, ताकि आप अपने रिसर्च को अन्य स्रोतों से जोड़े रखें या जोड़ सकें। जो अन्य रिसर्च किए गए हैं उनके साथ भी जोड़ के उसको रखना है और आपके काम को उचित प्रमाणिकता मिल सके। तो आपके काम को क्या मिलेगी? इससे उचित प्रमाणिकता प्राप्त होगी या उचित प्रमाणिकता मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं तो भाई शोध प्रबंध क्या होता है, या सॉरी, ये देखा हमने शोध प्रबंध, तो शोध प्रबंध के उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, शोध प्रबंध के उद्देश्य हमको देख लेते हैं भाई, उद्देश्य क्या होंगे। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य क्या होगा? शोध प्रबंध का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य आपके द्वारा जो शोध किया गया है, शोधकर्ता के द्वारा जो शोध किया गया है, उसको व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा शोध को, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं भाई, शोध को व्यवस्थित शोध को व्यवस्थित व विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करना। यही क्या है? यही है आपका शोध प्रबंध का उद्देश्य। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य क्या होगा? कि शोधकर्ता के द्वारा जो शोध किया गया है, ठीक है, उसको व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना। इसमें सभी शोध चरणों, विधियों, परिणाम, जो भी परिणाम रहा और निष्कर्ष आदि का विवरण इसमें शामिल किया जाता है। जो हमारा शोध होता है पूरा उसको इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा शोध प्रबंध में निष्कर्षों को साक्ष्यों के साथ साथ, यानी सबूत के साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आपको क्या करना होगा? लिख सकते हैं इसे साक्ष्यों मतलब सबूत। ठीक है, साक्ष्यों के या सबूत के, साक्ष्य मतलब सबूत, ठीक है, एविडेंस, साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। क्या
साक्ष्यों के साथ इसको प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा? साक्ष्यों के साथ। और शोध का उद्देश्य और महत्व जो होगा वो भी स्पष्ट रूप वो इसमें स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। तो शोध का उद्देश्य और महत्व, ठीक है। इसके अलावा शोध का उद्देश्य व महत्व भी स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है, ठीक है भाई। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दे जरूर भाई, ऑल वाला, ठीक है। जब भी क्लास अपलोड की जाती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। चलो, तो शोध प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो शोध प्रबंध का उद्देश्य शोधकर्ता के द्वारा किए गए शोध को व्यवस्थित और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना होता है। इसमें क्या होता है कि शोध जो है, ठीक है, इसमें सभी शोध चरणों, विधियों, परिणामों और निष्कर्षों का विवरण होता है। शोध प्रबंध में निष्कर्षों को साक्ष्यों के साथ भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा शोध का उद्देश्य और महत्व भी इसमें स्पष्ट करना होता है। तो कुल मिलाकर यही रहेगा सारा क्या? शोध का उद्देश्य, ठीक है। चलिए जी, आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आपने इसको लिख भी लिया होगा। इसके बाद बात करें शोध प्रबंध। शोध प्रबंध के प्रारूप। शोध प्रबंध के प्रारूप में विभिन्न भाग कौन कौन से होंगे? शोध प्रबंध का जो प्रारूप रहेगा उसमें कौन कौन से भाग शामिल किए जाएंगे उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर जो आएगा वो होगा आपका अधिकार। अधिकार कहा जाता है किसको? टाइटल पेज को। जिस तरह से मैंने आपका ये इसमें एक एग्जांपल लगाने का प्रयास किया है, ठीक है। ये देखिए, गोरखनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास का महत्व, ठीक है। तो गोरखनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में रिसर्च करने को लेकर जो है ये शोध पत्र आपका रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो इसको कहेंगे आपका क्या? अधिकार, ठीक है। इसको कहा जाएगा क्या? अधिकार, ठीक है, या टाइटल पेज। इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें एक तो शोध प्रबंध का शीर्षक रखा जाएगा, ठीक है। इसमें आपका लिख सकते हैं शोध प्रबंध का शीर्षक। शोध प्रबंध का शीर्षक शामिल करना है। शोध प्रबंध का शीर्षक इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहला काम तो होगा कि उसका जो शोध प्रबंध रहेगा, जो हमारा टाइटल पेज रहेगा, उसमें शीर्षक तैयार करना होगा। शीर्षक देखो कहां पर है, ये आप जो देख रहे हैं ना, गोरखनाथ मंदिर के स्वर्णिम इतिहास का महत्व। इसके अलावा ये लगा दिया गया इसका लोगो और नीचे लिख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में। यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं पीएचडी दृश्य कला उपाधि हेतु पाठ्यक्रम, ठीक है, या पाठ्यक्रमानुसार, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्या? इसको कहा जाएगा क्या? इस सारे को कहा जाएगा शोध प्रबंध का शीर्षक। तो ये यहां तक आ गया क्या जी? शोध प्रबंध का शीर्षक आ गया भाई आपका, ठीक है। शोध प्रबंध का शीर्षक आ गया, सॉरी, ठीक है। तो सॉरी, यहां तक शोध प्रबंध का शीर्षक आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जो शोध करना है, जिस विषय में हमें शोध करना है, उसको रखा जाएगा कहीं में? शोध प्रबंध के शीर्षक में उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शोधकर्ता, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं शोध संस्थान का नाम, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं आपका संस्थान, यानी कि किस संस्थान से आप शोध कर रहे हैं, संस्थान का नाम। यहां पे लिख लेते हैं भाई नाम, शोध संस्थान का नाम आ जाएगा जी। इसके बाद और क्या रहेगा? और लिख सकते हैं आप जो शोधकर्ता है, इनके खुद का अपना, ठीक है। तो शोधकर्ता का नाम भी आएगा इसमें। तो इसमें लिख लो एक आपका शोधकर्ता का नाम, शोधकर्ता का नाम रहेगा जी। शोधकर्ता का नाम हो गया। इसके अलावा एक रहेगा आपका कि जिसके अंडर में आप शोध कर रहे हैं, ठीक है, जिनके शोध के दिशा निर्देशक का नाम, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं आप निर्देशक का नाम, निर्देशक, जिसके अंडर में रह के आप लोग जो है ना शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध निर्देशक का नाम इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है। शोध निर्देशक का नाम आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो क्या? सत्र यानी कि सन, ठीक है, सत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोबारा से फिर से समझिए इसको, इस पेज पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक मिनट, अभी थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं और दोबारा से मैं इसको जो है आपको समझाने का इसमें प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए जी, देखिए भाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले दिया गया है शोध प्रबंध का शीर्षक। मैंने आपको बताया कि अधिकार, ठीक है, सबसे पहला जो रहेगा आपका शोध प्रबंध के प्रारूप में सबसे पहला जो भाग होगा वो रहेगा अधिकार, ठीक है। अधिकार मतलब क्या? टाइटल पेज, ठीक है, जो आपका फ्रंट का जो पेज होता है, ठीक है।
तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक तो रहेगा शोध प्रबंध का शीर्षक, यानी शोध प्रबंध का शीर्षक कुल मिलाकर जिस चीज के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, एक तो शोध प्रबंध का रिसर्च रहेगा, दूसरा जो है आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका आपका लोगो भी इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा संस्थान का नाम कि कौन से संस्थान से आप शोध कर रहे हैं। जैसे हमारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पीएचडी दृश्य कला उपाधि हेतु पाठ्यक्रम, इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरा शोधकर्ता का नाम, यानी कि जो व्यक्ति शोध कर रहा है, तो शोधकर्ता जैसे इसमें दिया गया है आपका क्या, अमित पटेल, ठीक है, द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, शोधकर्ता का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निर्देशक का नाम है कि जिसके अंडर में आप शोध कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका नाम दिया गया नीचे निर्देशक का नाम दिया गया प्रोफेसर उषा सिंह, ठीक है, ऐसे नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा जी आपका निर्देशक का नाम, या कोई और अन्य भी हो सकता है जिसके अंडर में आप लोग पीएचडी कर रहे हैं या अपना शोध कर रहे हैं। इसके बाद सत्र, यानी कि सन कौन सा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर सत्र लिखा हुआ है आपका, ठीक है, सत्र लिखा हुआ है कैसे, 2018-19, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 2024-25 या 2025-26, जो भी आप जिस वर्ष भी आप शोध कर रहे हैं या टाइटल तैयार कर रहे हैं या शोध आपका तैयार हुआ है, तो उसके बारे में आप उसी को सन को लिख सकते हैं, या आपका 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल, जितने भी समय में आप शोध कर रहे हैं उसका इसमें वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा क्या भाई, अधिकार पत्र, सॉरी अधिकार यानी कि टाइटल पेज। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद रहेगा समाप्ति पत्र। समाप्ति पत्र में क्या होगा भाई, ठीक है, तो समाप्ति पत्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है, समाप्ति पत्र की अगर बात करें तो इसमें क्या रहेगा, इसमें शोधकर्ता द्वारा यह घोषणा की जाती है कि के हमने जो यह शोध किया है, ठीक है, जो शोध किया है जो स्वयं करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें शोध को स्वयं करने का प्रयास किया गया है, शोध को स्वयं करने का प्रयास किया गया है। तो समाप्ति पत्र में सबसे पहले तो ये आपका डिक्लेयर किया जाएगा, ये घोषणा की जाएगी, ये डिक्लेयर किया जाएगा कि भाई जो ना ये जो शोध किया गया है ये मैंने खुद के स्वयं के प्रयासों से किया है। दूसरा, किसी अन्य के काम का गलत तरीके से इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, या किसी की नकल नहीं की गई है, या किसी की कॉपी इसमें हमने नहीं की है। तो ये रहेगा क्या, समाप्ति पत्र, यानी कि डिक्लेरेशन पेज इसको कहा जाएगा भाई। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद सारांश की अगर मैं बात करूं, सारांश क्या होगा, सारांश क्या होता है, तो सारांश जो होता है यह शोध प्रबंध का संक्षिप्त सार होता है। ठीक है, संक्षिप्त यानी कि पूरे के पूरे जो शोध होता है उसका एक जो ना बहुत कम शब्दों में जिसकी समरी करती हो, जिसको समझा दिया गया, उसको कहा जाएगा सारांश। यानी कि पूरे चैप्टर का या पूरे शोध का जो ना आपका ये मान लो 10-20 जो है 10-20 शब्दों में, ठीक है, या फिर आपका जो ना कह लो एक पेज के अंदर, ठीक है, एक पेज के अंदर ही आपने जितने भी शोध किया है सारा 20-25-30 या 150-200 पेजों का, उसको एक पेज में ही समझाने का प्रयास इसमें किया जाता है। इनके संक्षिप्त सार कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, शोध प्रबंध का संक्षिप्त सार होगा। ठीक है, संक्षिप्त सार इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, ये शोध का संक्षिप्त सार होता है भाई। ठीक है, शोध का संक्षिप्त सार होता है। ठीक है, तो सारांश क्या होगा, शोध का संक्षिप्त सारांश होगा जिसमें शोध के उद्देश्य, पद्धति, परिणाम और निष्कर्ष को सारांश या विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया, इसका परिणाम, प्रमुख परिणाम क्या है और निष्कर्ष क्या इसका निकलने वाला है। तो सारे के सारे को कहा जाएगा किसमें शामिल, तो सारांश में उसको शामिल किया जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर आता है आपका सूची, सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, यह खंड शोध प्रबंध के सभी अध्यायों, उपाध्यायों यानी कि जो भी चैप्टर है, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप शोध के अध्याय, शोध के अध्याय, अध्यायों कोमा उप अध्यायों, उप अध्यायों कोमा खंडों, जितने भी खंड होंगे इसके खंडों कोमा उपखंडों, उपखंडों इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, सूची में आप शोध के जो अध्याय हैं, इसके अलावा जो उसके उपाध्याय हैं, इसके अलावा उपखंड हैं, खंड हैं, उन सब की सूची इसमें तैयार की जाती है ताकि पाठक जो है या पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो आसानी से शोध प्रबंध की उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सके कि उसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है या उसका सारांश को पूरे को समझ सके। उसी को कहा जाएगा क्या, सूची। सूची में क्या रहेगा, सूची में सभी अध्याय, उपाध्याय, खंड, उपखंड आदि की सूची तैयार की जाती है ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उस शोध को आसानी से पढ़ सके या उसको इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके या समझ सके उसको। ठीक है, तो ये रहेगा क्या आपका सूची। चलिए जी, इसके बाद अगले
टॉपिक की बात करें नंबर 5 पर आएगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। इसमें क्या रहेगा, इसमें शोध का विषय समस्या, ठीक है, शोध का जो विषय है, ठीक है, इसके अलावा उसकी जो समस्या है और उसका उद्देश्य क्या है, इसके अलावा उसका महत्व क्या है, उस सबको इसमें शामिल किया जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, शोध का विषय, इसमें लिख लो आप शोध का विषय, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है भाई, कोमा इसमें समस्या क्या है जी। शोध का विषय शामिल किया जाएगा, शोध का उद्देश्य शामिल किया जाएगा, शोध की समस्या शामिल की जाएगी, इसके अलावा महत्व भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वह महत्व आदि को शामिल किया जाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जो ना शोधकर्ता ये बताने का प्रयास करता है कि हमारे शोध का जो है वो विषय क्या है, इसकी समस्या क्या थी, किस समस्या पर हमने जो है ना शोध किया है, और उसका उद्देश्य क्या है, उससे लाभ क्या होगा और उसका महत्व क्या रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए या समाज के लिए, ठीक है, या देश के लिए उसका क्या महत्व होगा। तो इस सबको शामिल किया जाएगा कि इसमें परिचय में शोध के उद्देश्य, प्रश्न, परिकल्पना आदि का विवरण भी इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा क्या है कि शोध का दायरा और सीमा वो भी इसमें शामिल की जाएगी। क्या की जाएगी, शोध का दायरा या सीमा, लिमिट, ठीक है, कि भाई जो ना हमने किस क्षेत्र में शोध किया है और कहां तक शोध किया है, ठीक है, कहां तक इसमें हमने शोध किया है। इसके अलावा विधि और दृष्टिकोण, किन किन पद्धतियों को इसमें अपनाया गया है, कौन कौन सी विधियों को अपनाया गया है, तो इसमें विधि को भी शामिल किया जाएगा। तो शोध की विधि व दृष्टिकोण भी इसमें शामिल किया जाएगा, दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर परिचय में आप क्या करोगे, शोध का विषय शामिल करोगे, उद्देश्य शामिल करोगे, इसके अलावा समस्या और महत्व आदि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शोध के उद्देश्य, प्रश्न और परिकल्पना आदि का विवरण इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा शोध का दायरा यानी सीमा, उसका क्षेत्र कहां तक रहा है उसके बारे में इसमें बताना होगा। शोध में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया गया है, कौन कौन सी दृष्टिकोणों को अपनाया गया है, उसकी भी इसमें समीक्षा, सॉरी इसमें चर्चा की जाती है। ठीक है जी, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं भाई नंबर 6 पर आ जाएगा साहित्य समीक्षा। अब साहित्य समीक्षा क्या है? साहित्य समीक्षा का मतलब है कि इस खंड में शोधकर्ता द्वारा जो हमने शोध प्रस्तुत किया है, ठीक है, उसमें संबंधित विषय पर किए गए पूर्व के शोध, उससे पहले जो शोध किया गया है, उससे पहले जो शोध किया गया है, ठीक है, तो और जो ना उसके विचारों का विश्लेषण किया जाता है। क्या करते हैं, हमने जो जिस विषय पर या जिस टॉपिक पर शोध किया है, मान लो आपने इतिहास में अकबर की सामाजिक और धार्मिक नीतियों पर आपका शोध है आपका, ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये देखना होगा, ये आपका साहित्य समीक्षा करनी होगी, ठीक, लिटरेचर का रिव्यू करना होगा। मतलब साहित्य की समीक्षा मतलब उससे संबंधित जितनी भी आपके अब तक रिसर्च हुए हैं, जो भी शोध हुई है, जो भी शोध किए गए हैं, ठीक, उन सब के बारे में आपको क्या करना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी, एकत्रित करना होगा या उसकी समीक्षा करनी होगी और उसका विश्लेषण करना होगा। ठीक, इससे क्या होगा, इससे ये स्पष्ट होता है कि आपके शोध के साथ मौजूदा ज्ञान में कैसे योगदान हो सकता है। यानी कि पीछे जो आपका शोध किया गया है उसी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप शोध कर रहे हो, उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं या क्या क्या आप उसमें शामिल कर सकते हो, तो उसकी जो ना उसमें आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं भाई साहित्य समीक्षा में संबंधित विषय पर पूर्व के शोध, ठीक है, संबंधित विषय पर संबंधित विषय पर पूर्व के शोध, जो इससे पहले शोध हुआ है, ठीक है, पूर्व के शोध और विचारों का विश्लेषण, विचारों का विश्लेषण करना अनिवार्य होता है भाई, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, इसमें विश्लेषण किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, विश्लेषण किया जाएगा। साहित्य समीक्षा में क्या होता है कि जिस चीज पर हम शोध कर रहे हैं या जिस टॉपिक पर हम शोध कर रहे हैं, उस टॉपिक से संबंधित अगर हमसे पहले किसी ने शोध किया है या उसके बारे में कोई जानकारी प्रदान की है या उसके बारे में कोई पुस्तक है, कोई साहित्य है, कोई पत्रिका है, तो उन सब का क्या किया जाएगा, उनको पढ़ा जाएगा, उनका रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, और तो ठीक है, इसके अलावा क्या करेंगे, विचारों का विश्लेषण, उनके जो विचार रहे हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या कमियां रह गई हैं या क्या क्या उसमें और ऐड किया जा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने शोध के साथ मौजूदा ज्ञान में कैसे योगदान देना है, यानी कि उससे पहले जो हमारे से पहले जो शोध हो चुका है उस शोध में हम और क्या बढ़ा सकते हैं। तो वही रहेगा क्या, साहित्य समीक्षा। ठीक है भाई, चलिए जी,
इसके बाद नंबर 7 पर देखते हैं। नंबर 7 पर आएगा शोध विधियां। तो शोध विधियां बहुत ज्यादा जरूरी होती है। शोध विधियों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी शोध विधियों का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं? तो डाटा संग्रहण प्रयोग, डाटा संग्रहण प्रयोग और विश्लेषण के तरीके, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप डेटा संग्रहण प्रयोग, ठीक है जी, डेटा संग्रहण प्रयोग और विश्लेषण के तरीके यानी जांच के तरीके, विश्लेषण के तरीके, विश्लेषण के तरीके देखे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रहेगा शोध की विधियों में। और क्या कर सकते हैं? और शोध का डिजाइन और विधि का विवरण भी इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या? शोध का डिजाइन, शोध का डिजाइन, शोध का डिजाइन कर लिया जी। और क्या करेंगे? शोध का डिजाइन व विधि का विवरण भी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं आप, ठीक है। विधि का विवरण, विधि का विवरण, विधि का विवरण भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो शोध की विधियों में आप जो ना ये देखेंगे कौन कौन सी विधियों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या कौन कौन सी जो ना आपका इसमें विधियां शामिल की जाएगी। जैसे कि डेटा का संग्रहण किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, विश्लेषण के तरीके, शोध का डिजाइन वगैरह, विधि का विश्लेषण आदि इसमें शामिल किया जाएगा। नंबर 8 पर अगर मैं बात करूं तो डेटा विश्लेषण और परिणाम, डेटा विश्लेषण और परिणाम नंबर 8 पर है आपका। डेटा का एनालिसिस करना और उसका रिजल्ट निकालना, परिणाम निकालना। यह खंड क्या है? संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और इसके परिणामों का वर्णन भी करता है, ठीक है, इसके शोध के लिए। तो क्या करेगा यह खंड? क्या करेगा, ठीक है, नंबर 8 पर डेटा विश्लेषण और परिणाम क्या करेगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। तो लिखो इसमें संख्यात्मक, संख्यात्मक व गुणात्मक, संख्यात्मक व गुणात्मक, ठीक है। तो इसमें संख्यात्मक व गुणात्मक डेटा का विश्लेषण, डेटा का विश्लेषण, विश्लेषण क्या किया जाएगा? प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा? डेटा विश्लेषण और परिणाम में, डेटा इस विश्लेषण में इसमें संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। और क्या होगा? इसके परिणामों का वर्णन किया जाएगा। इसका जो भी परिणाम होगा वह परिणामों का वर्णन या उल्लेख किया जाएगा। तो एक ये भी इसका काम होगा भाई, ठीक है। आगे बात समझ में? तो डेटा विश्लेषण में संख्यात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और परिणामों का विश्लेषण इसमें किया जाएगा। और क्या होगा? आंकड़ों के माध्यम से, इसके जो आंकड़े आएंगे, ठीक है, डाटा जो रहेगा यानी कि आंकड़ों के माध्यम से या अन्य विश्लेषण तकनीकों के द्वारा निष्कर्ष और प्रस्तुतिकरण भी इसमें किया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं? आंकड़ों के आधार पर या आंकड़ों के माध्यम से, ठीक है, निष्कर्ष प्राप्त किया जाएगा। आंकड़ों व तकनीकों के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों व तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों व तकनीकों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। तो निष्कर्ष निकाला जाएगा, ये ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं भाई आप क्या रहेगा, ठीक है। तो इस खंड में क्या होगा कि संख्यात्मक और गुणात्मक, संख्यात्मक या गुणात्मक डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा और परिणामों का वर्णन भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा आंकड़ों के माध्यम से, आंकड़ों या तकनीकों के माध्यम से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है या निष्कर्ष का प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं नंबर 9 पर कौन सा रहेगा स्टेप, ठीक है। नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 9 पर आएगा आपका एक मिनट, नंबर 9 पर रहेगा आपका चर्चा, ठीक है। चर्चा के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन, ठीक है। चर्चा में क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि परिणामों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। इसमें लिख लो परिणामों की व्याख्या की जाती है, परिणामों की व्याख्या की जाती है।
की जाती है, परिणामों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, चर्चा में क्या होगा, डिस्कशन में परिणामों की व्याख्या की जाएगी और उनका पहले से ज्ञात सिद्धांत, ठीक है, तथा पहले से ज्ञात सिद्धांत, पहले से ज्ञात सिद्धांत। ठीक है भाई, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो भाई आप लोग, ठीक है, लिखते रहो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, चर्चा में शोध के परिणामों की व्याख्या की जाएगी और पहले से जो ज्ञात सिद्धांत या मॉडल या अन्य शोध है, ठीक है, मॉडल्स या अन्य सिद्धांत, ठीक है, या अन्य सिद्धांत की अगर आते हो, ठीक है, कैसा लिख, या अन्य शोध, ठीक है, अन्य शोध के निष्कर्षों से, अन्य शोध के निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है। ठीक है, निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है। ठीक है, निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ये क्लास, ध्यान रखना। यूजीसी नेट में जो पेपर 1 आता है आपका, ठीक है, उसमें प्रत्येक यूनिट से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपके, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, जो भी यहाँ पर आपका बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है, उससे बाहर आपका लगभग आने वाला नहीं है। सब कुछ आपका यहीं से रहने वाला है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं आप, परिणामों की व्याख्या की जाएगी। इसके अलावा पहले से जो आपके ज्ञात सिद्धांत है या मॉडल्स हैं या अन्य शोध हैं, उनके निष्कर्षों की तुलना इसमें की जाएगी, तुलना की जा सकती है। इसके अलावा शोधकर्ता अपने निष्कर्षों के महत्व, सीमा और संभवतः अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोगों पर भी चर्चा कर सकता है कि उसने क्या क्या काम इसमें किया है, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग इसमें किया है। तो शोधकर्ता क्या करेगा, अपने निष्कर्षों का महत्व, इसके अलावा लिमिट यानी कि उसकी जो सीमाएं रही हैं, जो कमियां रही हैं, ठीक है, और संभवतः उसके जो प्रयोग, उसने जो प्रयोग किया है, तो उन सब की भी इसमें चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो वो सारा इसमें शामिल रहेगा भाई। इसके बाद बात करें, नंबर 10 पर आता है आपका क्या, निष्कर्ष। निष्कर्ष भी बहुत जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष भी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा, शोध के प्रमुख निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण और भविष्य में इस क्षेत्र में, ठीक है, जो संभावित दिशा, शोध दिशाएं हैं, ठीक है, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसमें लिखो आप, शोध के प्रमुख निष्कर्षों, शोध के प्रमुख निष्कर्ष, शोध के प्रमुख निष्कर्षों व शोध के प्रमुख निष्कर्षों व संक्षिप्त विवरण, ठीक है जी, संक्षिप्त विवरण और भविष्य में इस क्षेत्र, संक्षिप्त विवरण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, संक्षिप्त विवरण तथा भविष्य में, भविष्य में इसमें लिखो भाई, शोध के प्रमुख निष्कर्षों व संक्षिप्त विवरण तथा भविष्य में इस क्षेत्र में संभावित शोध दिशा, भविष्य में इस क्षेत्र मतलब जोन से टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं, इस क्षेत्र में संभावित दिशा निर्देश भी इसमें दिए जा सकते हैं, दिशा निर्देश आदि इसमें शामिल किया जा सकता है निष्कर्ष में। और क्या कर सकते हैं, शोध का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं, इसके बारे में भी अपना विचार इसमें प्रस्तुत आपको करना है कि भाई हमने जो शोध किया है उसका जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है या पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, शोध का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं। ठीक है जी, तो इसका भी विवरण देना पड़ेगा, या इसका भी जो ना, इसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी क्या विचार अपने रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी शामिल किया जा सकता है। आगे बात समझ भाई, निष्कर्ष का मतलब है कि शोध के जो प्रमुख निष्कर्ष रहे हैं संक्षिप्त, चलिए ठीक है।
तो चर्चा और निष्कर्ष दोनों पे आपकी चर्चा हो चुकी है। निष्कर्ष मैंने आपको बताया कि शोध के प्रमुख निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण और भविष्य में इस क्षेत्र में जो भी संभावित शोध की दिशाएं हैं, दिशा निर्देश हैं, तो उन पे चर्चा की जाएगी। इसके अलावा शोध का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में भी अपना विचार प्रस्तुत इसमें करना होता है। इसके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा आपका क्या, वो रहेगा ये आपका नंबर 11 पर संदर्भ सूची। संदर्भ सूची बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसमें हमको ये देखना होता है कि हमने जो शोध किया है उसमें कौन कौन सी बुकों का, कौन कौन सी पत्रिकाओं का, कौन कौन सी ना आपके या किस किस के शोध का इसमें हमने उपयोग किया है, या कौन कौन से आपके साइट का या वेबसाइट का उपयोग इसमें किया है। इसमें लिख सकते हैं इसमें ये कहां चला गया। अच्छा चलो पेन हो गया, पेन ले गया, आ जाओ पेन से इसमें लिख सकते हैं आप। संदर्भ सूची में क्या लिखें, संदर्भ सूची में सभी स्रोत शामिल किए जाएंगे। सभी स्रोत क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। यानी कि जिन स्रोतों का हमने किए जाएंगे, जो से स्रोत हमने अपने शोध में शामिल किए हैं, जो से स्रोत जो सी पुस्तकों का, इंटरनेट का, गूगल का या साइट्स का, जिसका भी हमने प्रयोग इसमें किया है, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि हमने कौन सा टॉपिक कहां से, किस साइड से, किस लाइन से, कौन से पेज नंबर से लिया है। तो इसमें लिख सकते हैं पुस्तक, पत्रिका के अलावा वेबसाइट गूगल आदि, जिसका भी हमने इसमें प्रयोग किया है, कुल मिलाकर जिनका भी सहारा लिया गया है, कुल मिलाकर हमने क्या किया, अपने शोध को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन पुस्तकों का, जिन जिन स्रोतों का सहारा लिया है, तो उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। उन सभी की ना एक सूची तैयार करके इसमें लिखी जाएगी। उन सब के नाम इसमें लिखे जाएंगे कि हमने ना कौन से पुस्तक से या उसके लेखक कौन थे, उसमें कौन से चैप्टर के कौन से पेज से हमने कौन सा आपका जो ना साक्ष्य इसमें लिया है, या कौन सा सबूत हमने प्रमाण लिया है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। या फिर गूगल से उठाया तो उसमें लिखना पड़ेगा इंटरनेट पे हमने इस साइट से, यहाँ से जो ना ये आपका इसमें इसको अपने शोध को पूरा करने के लिए ये चीजें हमने यहाँ से ली है, ठीक है। तो ये सारा इसमें शामिल रहेगा। इसके बाद परिशिष्ट, ये आपका अंतिम होता है, अंतिम रहेगा क्या, परिशिष्ट। परिशिष्ट में क्या हुआ, यदि शोध में कोई अतिरिक्त डाटा या ग्राफ या सर्वेक्षण या प्रश्नावली या कोई अन्य सामग्री रह गई या छूट गई और आपने शोध प्रस्तुत कर दिया है या कंप्लीट कर दिया है, तो उसमें अलग से ही परिशिष्ट करके उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या रहेगा, यदि शोध में कोई अतिरिक्त डाटा, यदि शोध में कोई अतिरिक्त डाटा या डेटा या जानकारी शामिल करनी है, जानकारी शामिल करनी हो तो परिशिष्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है या शामिल किया जाता है, ठीक है भाई। तो क्या किया जाएगा, परिशिष्ट के माध्यम से जोड़ा या उसको शामिल किया जाएगा या उसको उसमें रखा जाएगा। तो ये था आपका क्या, ये था आपका सारा का सारा आपका शोध प्रबंध। ये था आपका क्या, ये था आपका शोध प्रबंध, शोध प्रबंध। तो ये रहेगा आपका सारा क्या, शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध में हमने क्या क्या देखा है, मैंने आपको बताया। शोध प्रबंध में हमने क्या देखा कि शोध प्रबंध में हमको क्या क्या देखना है। तो शोध प्रबंध की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक मिनट, शोध प्रबंध, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। तो शोध प्रबंध में हमने जो पढ़ा है, शोध प्रबंध में आज हमारी छठी क्लास की, ये मैंने आपको शोध प्रबंध और आलेख के बारे में बताया। इसमें आपको शोध प्रबंध के उद्देश्य बताए हैं। इसके अलावा अधिकार मतलब टाइटल पेज रहेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद जो दूसरा रहा आपका संक्षिप्त पत्र रहा इसमें। इसके बाद सारांश की बात की हमने,
और सूची, ठीक है, सूची के बारे में चर्चा करनी, जो मैं क्लासें आपको करा रहा हूँ इतने डिटेल से आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं शोध प्रबंध, तो हम देख चुके हैं इससे पहली क्लास में। आज देखेंगे आलेख लेखन। तो आलेख लेखन के बारे में अगर मैं बात करूं, आलेख लेखन में शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों, यानी कि आलेखन करता क्या करेगा इसमें, आलेख लेखन में जो शोधकर्ता होता है वो अपने शोध के परिणामों या किसी विशेष मुद्दे पर विस्तृत और सार्थक जानकारी प्रस्तुत करता है। यानी कि कुल मिलाकर जो उसने शोध प्रस्तुत किया है उस शोध के बारे में एक अलग से, ठीक है, या शोध के परिणाम या किसी विशेष मुद्दे पर विस्तृत या यानी कि जो है विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करता है, जानकारी देने का प्रयास करता है, जो शोध पत्रिका या सम्मेलन में प्रकाशित होने के लिए तैयार होता है। आलेख को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और पाठकों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना आवश्यक होता है। तो कुल मिलाकर बात करेंगे शोध आलेख के बारे में। इसके क्या क्या आपके शोध आलेख का जो प्रारूप रहने वाला है उसके क्या क्या उसमें टॉपिक रहेंगे। चलिए जी बात करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलो जी, लाइट भाग गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आलेख के प्रारूप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल के बारे में देख लेंगे। आलेख लेखन का सामान्य प्रारूप इस प्रकार होता है। किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले आएगा क्या उसमें, शीर्षक यानी कि टाइटल, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले टाइटल होगा। टाइटल में क्या होगा, आलेख का संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक इसमें लिखा जाएगा या रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, आलेख का संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक इसमें शामिल किया जाता है। शीर्षक से शोध का उद्देश्य और मुख्य बिंदु स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, शीर्षक से शोध का जो उद्देश्य है, ठीक है, इसमें लिख लो शोध का उद्देश्य, ठीक है। तो शोध का उद्देश्य और मुख्य बिंदु, वह मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। भाई आपका शीर्षक जो है ना, एक ऐसा शीर्षक होना चाहिए जो एक तो दूसरा क्या होगी, आलेख का संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक इसमें हो। दूसरा क्या हो, शोध का है ना, शीर्षक से ये पता लगना चाहिए भाई शोध का उद्देश्य क्या है। तो शोध का उद्देश्य और मुख्य बिंदु क्या है, इसमें किस टॉपिक पर या किस बात के बारे में शोध किया गया है या किस विषय के संबंध में शोध किया गया है, ये भी आपका स्पष्ट होना चाहिए, तभी उसको एक अच्छा शीर्षक माना जाएगा। चलिए जी, उसके बाद है जी आपका सारांश। सारांश क्या होता है, सारांश है संक्षिप्त में शोध के उद्देश्य, विधि, प्रमुख परिणाम और निष्कर्षों का उल्लेख इसमें किया जाता है सारांश में। सारांश में क्या है, जो आपने शोध किया है ना सारा टोटल, ठीक है, कंप्लीट जो आपने शोध किया है उस शोध की समरी होती है, ठीक है, यानी कि कम शब्दों में उसके बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। तो इसे कह सकते हैं संक्षिप्त में शोध के उद्देश्य, संक्षिप्त में शोध के उद्देश्य, संक्षिप्त में क्या करेंगे, शोध के उद्देश्य, इसके अलावा उसकी विधियां, प्रमुख परिणाम, ठीक है, उद्देश्य आ सकते हैं, विधि आ सकती है, प्रमुख परिणाम आ सकते हैं। प्रमुख परिणाम, रिजल्ट इसका क्या रहा, प्रमुख परिणाम, ठीक है, के साथ साथ और इसमें निष्कर्ष का उल्लेख भी आप कर सकते हैं। निष्कर्ष आदि का इसमें वर्णन किया जा सकता है। तो उसको कहा जाएगा क्या, सारांश। और इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सारांश क्या करता है, सारांश जो होता है ना, ठीक है, जो आपका पाठक होता है, पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, तो पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप उसको सारांश में, समरी में उसको सारा बताने का प्रयास करोगे तो जो ना पाठक उस समरी को पढ़कर, उस सारांश को पढ़कर पूरे शोध के बारे में निर्णय ले सकता है। तो उसी को कहा जाएगा क्या, सारांश, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद और क्या हो सकता है प्रारूप में, इसमें और प्रारूप में हो सकता है आपका परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, आलेख के विषय में परिचय देना कि भाई हमारा आलेख क्या था, ठीक है। तो इसमें लिख लो आप आलेख के विषय में या बारे में, विषय में परिचय दिया जाता है। क्या दिया जाता है, परिचय दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आलेख के विषय में, ठीक है, कि भाई जो ना इसमें क्या रहेगा, तो आलेख के विषय में परिचय दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, शोध का उद्देश्य, महत्व और परिकल्पना बताने का प्रयास इसमें भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शोध का उद्देश्य, महत्व परिकल्पना
परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, यानी कि विचारधारा, अपनी सोच बताने का प्रयास इसमें किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रयास किया जाएगा। इसके बाद साहित्य समीक्षा की अगर बात करूं, साहित्य समीक्षा में क्या होगा, इसमें जो पहले शोध किया गया है, ठीक है, यानी कि उस विषय पर जो पहले से शोध किया गया है, पहले से शोध किया गया है, जो पहले से शोध किया गया है, जो पहले से शोध किया गया है, तो उसके बारे में भी इस पे समीक्षा की जाती है, चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो पहले से जो शोध किया गया है उसके बारे में उसमें चर्चा की जाती है या उसको समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई इस टॉपिक पर पहले आपका इसमें शोध हो चुका है। इसके अलावा शोध विधि की अगर बात करें, ठीक है, शोध विधि में आपका इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक, इसके अलावा मात्रात्मक, मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक के साथ साथ मिश्रित विधि, ठीक है, यानी कि दोनों का प्रयोग, ठीक है, मिश्रित विधि का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, मिश्रित विधि का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो ये रहेगा आपका क्या, शोध विधि। ठीक है, तो इसमें शोध विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित विधि का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, या इसके अलावा डेटा संग्रहण और विश्लेषण विधियों का भी इसमें प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, साहित्य समीक्षा का मतलब है कि पहले से जो शोध किया गया है, पहले से जो शोध किया गया है या उससे संबंधित जो कार्य हुए हैं उन पर भी विचार करना, उनके बारे में भी समझाना या उनको भी इसमें शामिल करना, ये शामिल रहेगा। शोध विधि का मतलब है कि डेटा संग्रहण या विश्लेषण की जो विधियां हैं, जैसे आपका गुणात्मक विधि, मात्रात्मक विधि या मिश्रित विधि को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद बात करें तो परिणाम की। ठीक है, परिणाम मतलब रिजल्ट जो रहने वाला है इसका, ठीक है, रिजल्ट जो रहने वाला है परिणाम। ठीक है, परिणाम के बारे में बात कर रहे थे। परिणाम, ठीक है, ये क्या है भाई, ठीक है, शोध के प्रमुख परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो आलेख का मतलब क्या है, आलेख का उद्देश्य क्या है, शोध के ध्याय आएगा भाई, ध्याय, ठीक है, ये ध्याय लिखना भाई। ठीक है, शोध के परिणामों, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं जो ना दोनों को ही दोबारा से लिख देता हूं। ठीक है, इसमें लिखना आपको शोध के परिणामों, ठीक है, शोध के प्रमुख परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है, शोध के परिणामों को, शोध के परिणामों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो लिख लो शोध के परिणामों को संक्षिप्त या संक्षेप में, ठीक है, संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है जी, तो शोध के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, वो हो जाएगा क्या आपका परिणाम। बात करें चर्चा की, डिस्कशन की, तो परिणामों का विश्लेषण और उनसे संबंधित जो प्रभाव हैं उन पर चर्चा करना। ठीक है, तो परिणामों का विश्लेषण, इसमें लिख लो परिणामों का विश्लेषण, परिणामों का विश्लेषण और उनके संभावित प्रभावों व उनके प्रभावित और उनके प्रभावित, एक मिनट, प्रभावित नहीं, संभावित, और उनके संभावित प्रभावों पर विचार करना, संभावित प्रभावों पर विचार करना या चर्चा करना इसमें शामिल रहेगा, चर्चा करना, इसको शामिल किया जा सकता है भाई। ठीक है, निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, निष्कर्ष क्या है, प्रमुख निष्कर्षों का संक्षेप और भविष्य की शोध की दिशा के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। क्या की जाएगी, प्रमुख निष्कर्ष, जो निष्कर्ष निकला है उसका, ठीक है, जो कंक्लूजन आया है। ठीक है, तो इसमें लिख लो प्रमुख निष्कर्षों का संक्षेप और भविष्य के शोध, निष्कर्षों का संक्षेप तथा भविष्य के शोध दिशा निर्देश आदि के बारे में बताया जा सकता है, या आदि के बारे में इसको जो है ना
प्रस्तुत किया जा सकता है या उसको पेश किया इसमें जा सकता है। इसके बाद बात करें संदर्भ की, ठीक है, तो अंतिम रूप से आता है इसमें क्या, संदर्भ। नंबर 9 पर आप इसमें लिख सकते हैं संदर्भ, रेफरेंस, यानी कि आलेख के उपयोग में किए गए स्रोतों की सूची। कुल मिलाकर हमने जो भी आपका आलेख का जो प्रयोग किया है, ठीक है, तो आलेख के उपयोग में इसमें लिख लो, आलेख के उपयोग में, आलेख के उपयोग में किए गए स्रोतों की सूची इसमें रहती है। मान लो आपने किसी बुक से कोई टॉपिक लिया है, कोई आपका विषय लिया है, तो उसका आपका उस बुक का नाम लिखना पड़ेगा, बुक के नाम के साथ साथ में आपको उस चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा और पेज नंबर, कौन से पेज नंबर से आपने इसमें स्रोत वो शामिल किया है अपने शोध में या अपने आलेख में, ठीक, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये था भाई आपका क्या, शोध के आलेख, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, इस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज आलेख के बारे में बात कर रहे हैं। आलेख का मतलब है, ठीक है, आलेख लेखन। आलेख लेखन में शोधकर्ता अपने शोध के परिणामों या किसी विशेष विषय या मुद्दे पर विस्तृत और सार्थक जानकारी प्रस्तुत करता है, यानी पेश करता है, जो शोध पत्रिका या सम्मेलन में प्रकाशित होने के लिए तैयार होता है। यानी जो शोध हमने तैयार किया है, जो आपका कॉन्फ्रेंस में या आपके किसी सम्मेलन में या शोध पत्रिका में प्रकाशित होना है, तो उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं, उसे कहा जाता है आलेख लेखन। आलेख लेखन को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और पाठकों के लिए आसानी से समझाने योग्य बनाना आवश्यक होता है, ताकि वे लोग उसको आसानी से समझ सके, आसानी से पढ़ सके। अब आलेख का प्रारूप कैसा होगा, तो आलेख के प्रारूप को जो ना इस प्रकार बांटा जा सकता है। नंबर 8 मैंने आपको बताया, इसमें 9 बताए हैं, ठीक है। तो नंबर 1 रहेगा शीर्षक, यानी कि शोध का उद्देश्य और मुख्य बिंदु स्पष्ट इसमें होने चाहिए। दूसरा क्या था, सारांश। सारांश में क्या है कि संक्षिप्त में शोध के उद्देश्य, विधि, प्रमुख परिणाम और निष्कर्ष आदि को इसमें सारे को शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें नंबर 3 पर, परिचय, ठीक है। तो आलेख के विषय में परिचय दिया जाता है और शोध के उद्देश्य, महत्व और परिकल्पना को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, साहित्य समीक्षा नंबर 4 पर। तो पहले से जो शोध किया गया है, पहले से जो उस विषय पर या उस आलेख पर शोध किया गया है, उसके बारे में भी इसमें चर्चा कर सकते हैं, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, उसको बताना होगा। इसके अलावा शोध विधि की अगर मैं बात करूं, तो शोध विधि में आपको क्या करना होता है, शोध विधि में, ठीक है, शोध विधि की अगर मैं बात करूं, तो शोध विधि में डेटा संग्रहण और विश्लेषण की विधियों का उपयोग इसमें किया जाएगा। उसमें गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित तीनों प्रकार की विधियों का आप प्रयोग इसमें कर सकते हैं। परिणाम की अगर मैं बात करूं, तो शोध के परिणाम, शोध के जो प्रमुख परिणाम हैं, उनको संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें चर्चा की, ठीक है, तो परिणामों के विश्लेषण और उनके संभावित प्रभावों पर विचार किया जाएगा या उन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा निष्कर्ष की अगर बात करें, तो प्रमुख निष्कर्षों का संक्षिप्त तथा भविष्य के शोध दिशा निर्देश आदि पर भी विचार किया इसमें जाता है। और बात करें सबसे अंतिम रूप से, तो संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है कि जो हमने आलेख तैयार किया है, आलेख में जो उपयोग किए गए स्रोत हैं, जो सी पुस्तकें हैं या इंटरनेट है या गूगल है या जो सी साइट है, उन सब का जो उपयोग किया है, तो उन सब के नाम भी उसमें लिखने होते हैं। तो ये रहेगा आपका क्या भाई, आलेख संदर्भ, ठीक है, शोध के संदर्भ में आलेख, ठीक है, या शोध आलेख रहेगा, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा क्या, शोध आलेख कहा जाएगा ये, ठीक है। चलिए जी, तो इसके बाद जो है, ठीक है, यहीं पर आज की क्लास को करेंगे हम समाप्त। अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी संदर्भ शैली के बारे में, ठीक है। तो संदर्भ शैली के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो आप जो है इन वीडियोज को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है यूनिट 2 को हम इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 के अंतर्गत यूजीसी नेट में पेपर 1 के अंतर्गत आपका यूनिट 1 पूरी हो चुकी है। इसके अलावा यूनिट 4 भी पूरी हो चुकी है। ये यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 की भी इससे पहले आपकी 6 क्लासें आ चुकी हैं। तो ये 7वीं क्लास रहेगी, आप 7वीं क्या 8वीं क्लास रहेगी ये आज आपकी। और 8वीं क्लास के अंतर्गत भी हम लोगों ने इससे पहले जो है
हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो पढ़ रहे हैं शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन में ही एक आपका टॉपिक दिया गया है आपका संदर्भ शैली। तो संदर्भ शैली के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें रहेगा और कौन कौन से फैक्ट इसमें दिए गए हैं, या एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी चीजें हमारी एग्जाम में यहाँ से आ सकती है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। चलिए जी करते हैं स्टार्ट संदर्भ शैली। संदर्भ शैली की अगर मैं बात करूं तो संदर्भ शैली क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। संदर्भ शैली का पालन करना आवश्यक होता है ताकि शोध में उपयोग किए गए सभी स्रोतों का उचित उल्लेख किया जा सके। संदर्भ शैली का मतलब होता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सा फैक्ट कहाँ से लिया है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सा फैक्ट या हमने अपने शोध में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से तथ्यों को कहाँ से शामिल किया गया है, उन्हीं को संदर्भ कहा जाता है। तो संदर्भ शैली में संदर्भ शैली का पालन करना आवश्यक होता है ताकि शोध में उपयोग किए गए सभी स्रोतों का उचित उल्लेख किया जा सके, यानी कि उनको सही मेंशन किया जा सके और कार्य की प्रामाणिकता बनी रहे। विभिन्न संदर्भ शैलियां हैं जिनमें से कुछ प्रमुख शैलियां निम्नलिखित हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे थे। कौन कौन सी ये प्रमुख शैली हैं? एक है आपकी एपीए शैली। एपीए शैली जो है इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से मनोविज्ञान, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में जो है इसको शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हमको मनोविज्ञान के बारे में शोध करना है या शिक्षा के किसी टॉपिक पर शोध करना है या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका इतिहास और आपका राजनीतिक विज्ञान तथा भूगोल को शामिल किया जाता है, तो उससे संबंधित कोई शोध कर रहे हैं तो उसमें एपीए शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें संदर्भ सूची तैयार की जाती है जिसमें लेखक का नाम, इसके अलावा प्रकाशन वर्ष, शीर्षक यानी कि किस टॉपिक का उसका नाम, टॉपिक का नाम, इसके अलावा प्रकाशक का नाम जिसने प्रकाशित इसको किया है आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लो स्मिथ नाम के व्यक्ति ने कोई टॉपिक अपना प्रकाशित किया है, ठीक है, तो कब किया? 2020 में रिसर्च मेथड्स इन स्कूल जो है साइंसेज एकेडमिक प्रेस में इन्होंने अपना जो है ये आपका क्या करवाया, आपका जो है कोई शोध आपका प्रकाशित करवाया है। तो ऐसे इस प्रकार में उसमें लिखा जाएगा। मान लो आपने भी कहीं पे आपका जो ना अपना शोध प्रकाशित करवाया तो उसका नाम और आपका वर्ष, इसके अलावा प्रकाशन का वर्ष, लेखक का नाम आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो ए हो गई आपकी एक संदर्भ शैली होती है कौन सी? एपीए। दूसरी होती है एमएलए स्टाइल या एमएलए शैली जो होती है, इसमें उपयोगकर्ता ये कहाँ पे उपयोग किया जाएगा? तो एक तो मनोविज्ञान के बारे में, इसके अलावा साहित्य, ठीक है, कोई हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी का टॉपिक है या कोई और अन्य है साहित्य जिसपे आपने लिखा हो या शोध किया हो, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें लेखक का नाम और पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी। कुल मिलाकर इसमें जो ना एक तो लेखक का नाम लिखोगे आप, लेखक का नाम लिखने के साथ साथ इनके जिसने लेखक का मतलब है कि जोन सी पुस्तक या जिस पुस्तक से आपने कोई टॉपिक लिया है तो उस पुस्तक के लेखक का नाम इसमें लिखना है और पृष्ठ संख्या, पेज नंबर भी इसमें आपको लिखना होता है, ठीक है, या पेज नंबर भी आपको इसमें लिखना होता है। इसके अलावा वर्ष वगैरह भी आप इसमें काउंट करा सकते हैं। तो उसको कहा जाएगा क्या? एमएलए शैली। एमएलए शैली उसको कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगली शैली की अगर मैं बात करूं तो अगली शैली रहेगी आपकी चिकागो शैली। चिकागो शैली का उपयोग कहां कहां पे किया जाएगा? तो इतिहास में कर सकते हैं, कला में कर सकते हैं और सामाजिक विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पीछे भी आया था सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा आपका चिकागो शैली भी आपके सामाजिक विज्ञान के में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो कहां कहां पर कर रहे हैं? इतिहास, कला और सामाजिक विज्ञान। यहां से इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि चिकागो शैली का उपयोग कौन कौन से विषयों में किया जाएगा? तो इतिहास, कला और सामाजिक विज्ञान में। विशेषता क्या होगी इसमें दो प्रमुख प्रणाली, नोट और बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या रहेगा? लेखक तिथि, यानी कि लेखक की जो ना ऑथर जो है वो अपनी डेट वगैरह भी इसमें मेंशन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं, नाम आ जाएगा स्मिथ जॉन, रिसर्च मेथड्स, जर्नल ऑफ रिसर्च में इन्होंने जो है ये अपना शोध प्रकाशित किया। कब किया? तो जो ना नंबर 5 पर किया और डेट वगैरह इसमें आ जाएगी, सन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और जो ना 45 और 67 ये पेज नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको शामिल किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। अगला जो पेज रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगी शैली, वो रहेगी हार्वर्ड शैली, ठीक है। ये क्या है भाई? इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? ठीक है, तो ये सारी ऐसी शैलियां हैं जिनका उपयोग आप जो है अपने शोध में करते हैं, ठीक है। तो हार्वर्ड शैली का जो उपयोग जो किया जाएगा वो सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसकी विशेषता क्या होगी? इसमें एक तो लेखक का नाम आएगा,
लेखक को अपना नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई शोध किया, जैसे मान लो राहुल नाम के व्यक्ति ने कोई शोध किया तो राहुल का नाम आ जाएगा, ठीक है जी, शोधकर्ता का नाम आ जाएगा इसमें। इसके अलावा और क्या होगा, वर्ष, मान लो उसने 2025 में या 2024 में कोई शोध किया है तो 2024 उसमें आ जाएगा। इसके अलावा प्रकाशन विवरण, प्रकाशन विवरण मतलब कहां पर प्रकाशित की है, उस प्रेस का नाम, उस जो है उस संस्था का नाम लिखना होगा जहां पे उसने अपने शोध को प्रकाशित करवाया है, तो उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा हार्वर्ड शैली, उसको हार्वर्ड शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका जो है इसके बाद अगर बात करें तो ये कुछ आपकी प्रमुख शैलियां थी, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी शैली है, ठीक है। तो 4 शैलियां बताई जाती है जो सबसे प्रमुख है, निम्नलिखित, ठीक है। तो संदर्भ शैली का पालन करना आवश्यक होता है, सबसे बड़ी बात है कि संदर्भ शैली का आप जो है यूज किया जाएगा अपने शोध में, ताकि शोध में उपयोग किए गए सभी स्रोतों का उचित उल्लेख किया जा सके और कार्य की प्रामाणिकता बनी रहे। विभिन्न संदर्भ शैलियां होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मैंने आपको बताई। एक है आपकी APA शैली। APA शैली में क्या होगा, इस शैली में शोधकर्ता जो है इसका उपयोग कहां कहां पर कर सकता है, तो मनोविज्ञान सब्जेक्ट में कर सकते हैं, इसके अलावा शिक्षा एजुकेशन में कर सकते हैं और सामाजिक विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। विशेषता क्या रहेगी इसमें, इसमें एक तो लेखक को नाम देना होगा, मान लो राहुल, अनुज, जो भी आपका नाम है उसका नाम दोगे। आपका प्रकाशन वर्ष रहेगा, जोन से वर्ष आपने प्रकाशित किया, मान लो 2020 में किया तो 2020 आ जाएगा, 2024 में किया तो 2024 इसमें काउंट हो जाएगा। इसके अलावा शीर्षक दोगे, आप किस विषय पर या किस टॉपिक पर शोध कर रहे हो, वो भी आपको फॉर्मेट यानी टाइटल पेज जो है बनाना होगा इसमें। इसके अलावा प्रकाशक का नाम, जोन सी संस्था के माध्यम से आप अपने शोध को प्रकाशित करा रहे हैं उस संस्था का भी नाम इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगली शैली को देखते हैं। दूसरी जो शैली है वो है आपकी MLA शैली। MLA शैली का उपयोग जो है मनोविज्ञान यानी कि मानविकी में किया जाएगा, इसके अलावा साहित्य में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लो हिंदी लिटरेचर है या आपका उर्दू लिटरेचर है या फिर आपका इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषता क्या होगी इसमें, इसमें आपको एक तो लेखक का नाम आएगा। जैसे मान लो लेखक का नाम है, ठीक है, लेखक का नाम है मान लिया हमने सुशील, ठीक है, सुशील, ठीक है, लेखक का नाम है सुशील, ठीक है, तो ये नाम आ जाएगा। इसके अलावा पृष्ठ संख्या मान लो, ठीक है, आपका इसमें पृष्ठ संख्या आएगी कि पृष्ठ संख्या पर जोर दिया जाएगा, कहां कहां से आपने वो सोर्स लिया है, तो उसके इस जो है पृष्ठों की संख्या इसमें शामिल की जाती है, ठीक है भाई। चलिए जी इसके बाद आगे देखते हैं। अगली जो शैली रहेगी नंबर 3 पर, वो है आपकी चिकागो शैली। चिकागो शैली का जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो इतिहास में किया जाता है, यानी कि हिस्ट्री में किया जाएगा। इसके अलावा कला वर्ग में किया जाएगा और सामाजिक विज्ञान में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। विशेषता क्या क्या रहेगी इसमें, 2, ठीक है, प्रमुख 2 प्रणाली है, एक है आपकी नोट और एक है बिब्लियोग्राफी। तो एग्जाम में आ सकता है कि बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल कहां पे किया जाएगा, तो चिकागो शैली में इसका उपयोग किया जाएगा। यह नोट प्रणाली किससे संबंधित है, तो चिकागो शैली से संबंधित है, ठीक है। चलिए जी इसमें भी वही तुम्हारा ऑथर वगैरह का यानी कि जो लेखक होगा उसका डेट वगैरह इसमें शामिल की जाएगी। इसके बाद हार्वर्ड शैली या हार्वर्ड शैली, इसका उपयोग सामान्य रूप से सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या देखा जाएगा, विशेषता क्या होगी, तो लेखक का नाम, जैसे मान लो लेखक का नाम है राहुल, ठीक, इसके अलावा वर्ष मान लो 2024 में उसने शोध किया, शीर्षक यानी टाइटल आ जाएगा। इसके अलावा प्रकाशन विवरण, कहां पर उसने अपनी पुस्तक को प्रकाशित करवाया है, तो वो इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये रहेगी भाई हार्वर्ड शैली, ठीक है। तो ये 4 शैलियां शोध में सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। इसके अलावा बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो शोध प्रबंध और आलेख लेखन शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में, शोध प्रबंध और आलेख लेखन शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में आवश्यक होते हैं, जो न केवल शोध के बिना या शोध के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि अन्य शोधकर्ताओं और पाठकों के लिए जानकारी के आदान प्रदान का माध्यम भी ये होते हैं। क्या, शोध प्रबंध और आलेख लेखन, ठीक है। इसके अलावा शोध प्रबंध और आलेख लेखन का प्रारूप और संदर्भ शैली का पालन करना शोधकर्ता के लिए न केवल सही ढंग से अपनी जानकारी प्रस्तुत करने, बल्कि उसे वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार्यता प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो कुल मिलाकर शोधकर्ता को शोध प्रबंध और आलेख प्रारूप का ध्यान रखने के साथ साथ संदर्भ शैली का भी पालन करना अनिवार्य होता है, तभी उसका शोध जो है एक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए जी ठीक है, तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम जो है
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ पहुंच सके। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं भाई आईसीटी में शोध में आईसीटी का क्या प्रयोग होगा। तो शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का शोध में उपयोग क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग देखते हैं। सबसे पहले आईसीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए जी, इसमें देखते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने शोध के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कुल मिलाकर आईसीटी के माध्यम से शोध के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। ठीक है, आजकल शोध कार्य में आईसीटी का उपयोग शोध प्रक्रिया को तीव्र और सटीक और अधिक प्रभावी बनाता है, बहुत अधिक प्रभावी बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका, ठीक है, आईसीटी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या गूगल के माध्यम से आपके शोध में सटीकता आती है और विश्वसनीयता भी इसमें आती है। ठीक है, इसके अलावा पारदर्शिता भी बनी रहती है। तो इसका उपयोग शोध के सभी चरणों में किया जा सकता है, यानी कि आईसीटी का उपयोग शोध के सभी चरणों में किया जा सकता है, सभी स्टेप में किया जा सकता है, जैसे कि डेटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, साहित्य समीक्षा, शोध पत्रों की लेखन प्रक्रिया में आईसीटी शोधकर्ताओं को अधिक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने, अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व स्तर पर जानकारी साझा करने में भी सक्षम बनाता है। कौन? आईसीटी। ठीक है, चलिए जी, तो इसके बाद देखते हैं आपका क्या, इसके बाद देखेंगे आपका शोध के प्रारंभिक चरण में आईसीटी का उपयोग। तो शोध के शुरुआती चरणों में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम साहित्य समीक्षा, यानी कि साहित्य की समीक्षा करने में सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा, आपने सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन डेटाबेस। ऑनलाइन डेटाबेस में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। भाई ऑनलाइन डेटाबेस में उपयोग कैसे किया जाएगा, मान लो किसी साहित्य की या किसी पुस्तक की या किसी बुक की समीक्षा करनी है या उसको पढ़ना है या उसके बारे में आपको जो ना कुछ जानकारी प्राप्त करनी, तो क्या करोगे आप, ठीक है, आप सीधा गूगल पर जाओगे। ठीक है, तो गूगल का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। ठीक है, गूगल का इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गूगल स्कॉलर, या इसके अलावा एक आता है JSTOR। ठीक है, JSTOR। ठीक है, JSTOR। इसके अलावा शोध गंगा है, शोध गंगा है, शोध गंगा है। ठीक है, शोध गंगा से भी आप इसके बारे में जो है कुछ समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका पबमेड। ठीक है, पबमेड यानी कि PUB मेड MED। ठीक है, पबमेड। ठीक है, इनका उपयोग, या गूगल। ठीक है, गूगल तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। ठीक है, गूगल। तो इन सब के माध्यम से आप क्या करोगे, ऑनलाइन डाटाबेस यानी कि ऑनलाइन डाटाबेस के माध्यम से या ऑनलाइन जो है गूगल के या इंटरनेट के माध्यम से आप जो है साहित्य की समीक्षा कर सकते हैं या उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, शोधकर्ता जो है ना पिछले लेख यानी कि इससे पहले शोधकर्ताओं के द्वारा जो भी लेख प्रकाशित किए गए हैं, इसके अलावा पत्रिकाओं का जो संग्रह है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ऑनलाइन डाटाबेस कह सकते हैं। तो इसके अलावा सर्च इंजन और डिजिटल पुस्तकालय, सर्च इंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आईसीटी शोधकर्ताओं को विभिन्न शोध पत्रिकाएं, बहुत सारी जो है शोध पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्य डिजिटल संसाधनों से आसानी से जानकारी प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है। आप कहीं भी जाओ, मोबाइल में जाओ, गूगल पे जाओ, ठीक है, तो आप सर्च करोगे किसी भी शोध के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो विस्तार से आपको उसके बारे में बताएगा। ठीक है, इसके अलावा आप शोध करोगे या जानने की कोशिश करोगे कि इससे पहले किस किस ने इसके बारे में शोध किया है, तो उसकी भी जानकारी यहाँ से आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा है, ये सर्च इंजन हो गया पर। इसके अलावा समीक्षा प्रक्रिया में सहायता। तो समीक्षा प्रक्रिया में सहायता कैसे करता है, आईसीटी के माध्यम से शोधकर्ता लेखों, पुस्तकों का डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं, इनके ऑनलाइन भी पुस्तकों को या स्रोतों को या आपके जो भी रिसर्च हुए हैं उससे पहले उनको पढ़ा जा सकता है और उनका संग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी समीक्षा भी इससे की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये रहेंगे आपके क्या, समीक्षा प्रक्रिया में भी सहायता करता है कौन, आईसीटी। इसके बाद अगला पॉइंट जो देखेंगे, ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा, ठीक है, दूसरा जो चरण होगा वो होगा आपका विचार और परिकल्पना का निर्माण, विचार और परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या आएगा जी, इसमें सबसे पहले देखना है आपको मंथन और विचारों का आदान प्रदान, यानी कि आईसीटी के माध्यम से आप अपने विचारों के बारे में, अपने जो आप जो है किसी भी टॉपिक के बारे में मंथन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में जो है ना एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं। तो आईसीटी उपकरण जैसे आपने सुना होगा स्काइपे और जूम। ठीक है, स्काइपे, SKY, स्काइपे, PAY, स्काइपे। इसके अलावा ZOOM, जूम। ठीक है,
जूम, ये कुछ ऐसे उपकरण हैं, ये कुछ ऐसे डिजिटल उपकरण हैं जिनके, इसके अलावा गूगल मीट का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, गूगल मीट भी इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। गूगल मीट, गूगल मीट को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से शोधकर्ता आसानी से जो है किसी भी चीज के बारे में शोध कर सकता है, ठीक है। तो उसको इसमें क्या होगा, सहायता प्राप्त होती है, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और नई परिकल्पनाओं को भी इसमें विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो मंथन और विचार का आदान प्रदान मतलब आईसीटी उपकरण जो होते हैं उनके माध्यम से शोधकर्ता आसानी से सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, या नई परिकल्पनाओं को भी विकसित इसके माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा देखेंगे भाई, ऑनलाइन ग्रुप्स और नेटवर्किंग। ऑनलाइन ग्रुप्स, ठीक है, ये जैसे मान लो आपका ना व्हाट्सएप पे है, ठीक है, फेसबुक पे है, ठीक है। इसके अलावा आपका बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से ग्रुप बने रहते हैं, ठीक है, शोधकर्ताओं के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो उनमें आपस में क्या करेंगे, शोधकर्ता एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, ठीक है, जहां पर शोधकर्ता एक दूसरे के विचारों को साझा करते हैं या एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इन सब के लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, यानी कि आईसीटी का योगदान इसमें सबसे ज्यादा रहेगा। आईसीटी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहने वाला है, ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद बात करें, अगर इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, डेटा संग्रहण में आईसीटी का योगदान। तो डेटा को एकत्रित करने में आईसीटी का क्या योगदान होगा, उसके बारे में हमको देखना है। डेटा को एकत्रित यानी संग्रहण करने में, कलेक्ट करने में आईसीटी का क्या योगदान है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे नंबर 1 पर, नंबर 1 पर ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण, ठीक है। ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण कहा जा सकता है, ठीक है, या ऑनलाइन सर्वेक्षण में कौन कौन से आएंगे, तो ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण। ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल फॉर्म है, ठीक है, सर्वे मंकी है, ठीक है, इसके अलावा फेसबुक है, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं और जो ऑनलाइन आपके उपकरण होते हैं, डिजिटल उपकरण जो हैं, तो उनका सहारा लिया जा सकता है आपका क्या, ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण के माध्यम से डेटा को संग्रहण या एकत्रित करने के लिए। आईसीटी के माध्यम से शोधकर्ता क्या करता है, डेटा को संग्रहण करने के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षणों और फीडबैक फॉर्म के माध्यम से या उनका उपयोग करके, ठीक है, डाटा को संग्रहण या एकत्रित कर सकता है। उसमें क्या करेंगे, गूगल फॉर्म हो रहेगा आपका, इसके अलावा सर्वे मंकी है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से आपका ऑनलाइन सर्वेक्षण का उपयोग किया जा सकता है या डाटा का संग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है आपका विस्तृत पहुंच, ठीक है। तो आईसीटी के माध्यम से विस्तृत पहुंच होती है, कैसे, ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से शोधकर्ता विश्व भर के विभिन्न लोगों को डाटा एकत्र कर सकते हैं या डाटा वितरित कर सकते हैं, एक दूसरे को बांट सकते हैं, ठीक है। कौन, शोधकर्ता जो है ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से या ऑनलाइन जो है डिजिटल उपकरणों के माध्यम से विश्व भर के लोगों को, जो भी उस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, उन सबको सूचना एकत्रित या डाटा एकत्र कर सकते हैं या उनको वितरित कर सकते हैं, जिससे नमूने, आकार, बड़ा और विवरण आदि का भी उसमें जो है संग्रहण किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आप डाटा का संग्रहण कर सकते हैं। तो आईसीटी का उसमें उपयोग रहेगा ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण के माध्यम से, और विस्तृत पहुंच के माध्यम से भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। चलिए जी, इसके बाद देखेंगे आगे क्या है। आगे है आपका डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डेटा संग्रहण। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं आदि का उपयोग करके आप अपने डाटा संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और अन्य स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग करके डेटा संग्रहण या डाटा का संग्रहण या डाटा को एकत्रित किया जा सकता है। जैसे कि वन नोट का उपयोग करके नोट्स बनाने, दस्तावेजों को स्कैन करने, डेटा को संग्रहण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है आपका सेंसर्स और स्मार्ट उपकरण। सेंसर्स और स्मार्ट उपकरण कैसे होते हैं, विशेष डाटा संग्रहण उपकरण होते हैं ये, जैसे आपका ड्रोन है, स्मार्ट जो है वियरेबल है, डिवाइस आदि का उपयोग करके इसमें शोध किया जा रहा है, जो जटिल डाटा एकत्र करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो उनका कह सकते हैं कौन कौन से डिवाइस आएंगे। एक तो है स्मार्ट वियरेबल, स्मार्ट वियरेबल स्मार्ट वियरेबल, ठीक है। तो स्मार्ट वियरेबल डिवाइस जो है, ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से आप डाटा का संग्रहण कर सकते हैं, डाटा को एकत्रित कर सकते हैं, इस प्रकार का उपकरण है। इसके अलावा सेंसर ड्रोन आता है आपका, ठीक है, सेंसर ड्रोन को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रोन का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डाटा का संग्रहण किया जाता है, ठीक है जी। चलिए भाई,
इसके बाद डेटा विश्लेषण में आईसीटी का योगदान क्या रहेगा, तो उसमें देखना है आपको। एक तो सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर देखेंगे, तो सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आएगा सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर, ठीक है, सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर। तो सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा भाई, ठीक है, आईसीटी के माध्यम से शोधकर्ता जो है, शोधकर्ता आईसीटी के माध्यम से सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण करता है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे, एक सुना होगा आपने सास, SAS सास नाम का उपकरण आता है, ठीक, यह सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा एक आता है सेटाटा, ठीक है, एसटाटा कह सकते हैं इसको, एसटाटा। इसके अलावा और क्या हो सकता है जी ऐसा उपकरण, और आपका आपने नाम सुना होगा एक्सेल का, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका एक्सेल, तो एक्सेल्स का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेल की अगर मैं बात करूं EXCEL, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, तो आदि के माध्यम से भी क्या किया जाएगा, जो है ना, आदि के माध्यम से डाटा का विश्लेषण किया जाएगा या डाटा का संग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा डाटा माइनिंग और पैटर्न पहचान, डाटा माइनिंग और पैटर्न पहचान क्या है इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डाटा माइनिंग क्या होता है, आईसीटी उपकरण शोधकर्ताओं को डेटा से पैटर्न और रुझान को पहचानने में मदद करता है कि भाई उसका जो ना पैटर्न कैसा रहेगा, उसमें इंसान का कितना रुझान है, ठीक है, इस तरह से उसमें लोगों की जिज्ञासा है, जिससे वे अधिक सटीक और त्वरित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, कौन, शोधकर्ता, ठीक है। तो डाटा माइनिंग और पैटर्न में क्या रहेगा, इसमें आईसीटी उपकरण शोधकर्ताओं को डेटा से पैटर्न और रुझान एकत्रित करने में या उनको पहचानने में मदद करते हैं, जिससे वे अधिक सटीक यानी कि सही तरीके से और त्वरित यानी कि जल्दी निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको कहा जाएगा डाटा माइनिंग और पैटर्न में पहचान करने में यह मददगार साबित होता है। इसके बाद बात करें गुणात्मक डेटा विश्लेषण, तो गुणात्मक डेटा विश्लेषण क्या है, इसके बारे में बात कर लेंगे। गुणात्मक डेटा विश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके दो प्रकार की चीजें शामिल की जाएगी। नंबर एक पर है कंप्यूटिंग सहायक गुणात्मक विश्लेषण, कंप्यूटर सहायक गुणात्मक विश्लेषण, ये क्या है जी, इसमें क्या होगा, इसमें शोधकर्ता जो है सॉफ्टवेयर का उपयोग गुणात्मक डेटा के विश्लेषण में करता है या विश्लेषण करने में करता है। कौन करता है, शोधकर्ता। जैसे आपका, ठीक है, गुणात्मक डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा या इसमें सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं कौन कौन से इसमें शामिल किए जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर में आपका एक आता है मैक्स QDA, ठीक है, मैक्स QDA, मैक्स QDA जैसे उपकरणों का उपयोग करके इसमें क्या करेगा शोधकर्ता, ठीक है, गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करता है। गुणात्मक मतलब जो ना साक्षात्कार कर सकता है, यानी कि इंटरव्यू कर सकता है। इसके अलावा समूह चर्चा हो सकती है, समूह चर्चा इसमें हो सकती है, समूह चर्चा को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, तो समूह चर्चा कर सकता है, ठीक है, या कोई भी खुला या ओपनली पर्सन इसमें पूछा जा सकता है, ठीक, तो उसको कहा जाएगा कंप्यूटर सहायक गुणात्मक विश्लेषण। इसके अलावा सांस्कृतिक और सामाजिक डाटा विश्लेषण, इसमें क्या होगा, आईसीटी तकनीकों का उपयोग करके समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक डेटा के विश्लेषण के लिए भी किया जाता है, जो पारंपरिक तरीके से बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। तो आईसीटी का उपयोग या आईसीटी तकनीक का उपयोग करके समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक डेटा जो है उसका विश्लेषण करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं नंबर 4 पर क्या दिया गया है। तो नंबर 4 पर है आपका शोध लेखन में आईसीटी का योगदान। शोध लेखन में आईसीटी का क्या योगदान होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इसमें योगदान रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे शोध पत्र लेखन की। शोध पत्र लेखन में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो शोध पत्र लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक या और भी उपकरण का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का उपयोग इसमें किया जाता है क्या करने के लिए, शोध को टाइप करने के लिए या शोध को लिखने के लिए, जो शोध लेखकों को प्रारूप, संदर्भ शैली और दस्तावेज को लिखने में सहायता प्रदान करता है। कौन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। चलो, तो इसमें लिख सकते हैं आप शोध को लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें आप टाइप करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो ना लेखक जो है, ठीक,
शोध लेखक जो है एक तो प्रारूप तैयार करता है, इसके अलावा संदर्भ शैली, दस्तावेज, बहुत सारी चीजें इनके पूरे टोटल कुल मिलाकर सारे शोध का इसमें वो क्या करता है, उसको टाइप करता है। ठीक, इसके अलावा ऑनलाइन कोलेबोरेशन टूल्स, ऑनलाइन कोलेबोरेशन टूल्स क्या होता है बेटी, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका गूगल डॉक है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन कोलेबोरेशन टूल शोधकर्ताओं को एक दस्तावेज पर एक साथ करने की अनुमति देता है। इनके एक ही पेज पर या आपका 2-4 पेजों पर एक साथ इकट्ठा करने के लिए शोधकर्ता इसका इस्तेमाल या इनका इस्तेमाल करता है। तो क्या करते हैं ये, शोधकर्ता को एक ही दस्तावेज पर यानी कि एक ही टॉपिक पर, एक ही आपका उपकरण यानी कि दस्तावेज पर शोध, एक ही दस्तावेज पर क्या करेगा, एक ही दस्तावेज पर एक साथ काम करने की अनुमति देता है, ताकि सारा टॉपिक जो है एक ही दस्तावेज पर आ जाए, जिससे लेखन प्रक्रिया तेज हो और अधिक प्रभावी भी हो सकती है, उसको समझाने में भी आसानी होती है। इसके अलावा बाद में, इसके बाद देखते हैं आपका बी में क्या है भाई, बी में है संदर्भ प्रबंधन, रेफरेंस मैनेजमेंट। इसमें क्या रहेगा, इसमें संदर्भ प्रबंधन उपकरण जैसे आपका एंड नोट, ठीक है, जोटेरो, इसके अलावा मैंडेडली और रिफॉर्मवर्ड जैसे संदर्भ प्रबंध उपकरण शोधकर्ताओं को सही संदर्भ शैली में स्रोतों को संग्रहित करने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। यानी कि इन प्रकार के उपकरणों से आप अपने शोध को आपका एकत्रित कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं या मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है संदर्भ जोड़ना। संदर्भ जोड़ना मतलब रेफरेंस जोड़ना, ठीक है, उसको ऐड करना। आईसीटी उपकरण संदर्भों को स्वतः जोड़ने और उन्हें फॉर्मेट करने तथा उनकी सूची तैयार करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं, जिससे शोध पत्र के लेखन में सहायता जो है समय की क्या होगी, बचत होती है। तो समय की इससे बचत होती है, तो इसका भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। संदर्भ जोड़ना में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है शोध को बनाने में, ठीक है जी, या उसका फॉर्मेट तैयार करने में, या उसको जोड़ने के लिए या सूची तैयार करने के लिए शोध में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है शोध का प्रकाशन और साझा करना। नंबर कौन सा रहेगा भाई, नंबर रहेगा जी आपका 5। नंबर 5 शोध का प्रबंधन और साझा करना। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऑनलाइन जर्नल्स और प्लेटफॉर्म को इसमें शामिल किया जाता है। ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म क्या है, तो गूगल स्कॉलर है, इसके अलावा रिसर्च गेट है, और इसके अलावा अकेडमिया एजुकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोधकर्ताओं का काम वैश्विक समुदाय तक पहुंचता है, यानी कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपने कार्य के बारे में शोध कर सकते हैं या अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं या अपने विचारों का या अपने शोध का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोधकर्ताओं का काम वैश्विक समुदाय तक पहुंचाया जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर शोधकर्ता अपनी खोजें प्रकाशित कर सकते हैं, यानी कि आपने जो रिसर्च किया है, जो खोज की है, आप इन प्लेटफॉर्मों पर गूगल स्कॉलर्स, ठीक है, या रिसर्च गेट आदि पर अपनी सूचनाओं को या अपने रिसर्च को प्रकाशित कर सकते हैं और एक दूसरे के शोध से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगला इसमें आएगा ऑनलाइन प्रकाशन। शोध पत्रों और रिपोर्टों का प्रकाशन इलेज्यूर, इसके अलावा स्पाइडर और विली, ठीक है, इसके अलावा टेलर एंड फ्रांसिस जैसी पत्रिकाओं में किया जा सकता है। शोधकर्ता ऑनलाइन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने शोध का वैश्विक स्तर पर प्रकाशन करते हैं। कुल मिलाकर ये आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इस तरह के जो ना इस तरह की आपकी पत्रिकाओं में भी अपने शोध को प्रकाशित करा सकते हैं, या भारत की ही किसी पत्रिका में, जैसे मान लो आपका जो ना यहाँ पर बहुत सारे समाचार पत्र होते हैं या बहुत सारे आपके जो ना लेखक हैं या प्रेस वगैरह है, तो उनमें भी आप अपने शोध को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप इसमें करा सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद सोशल मीडिया और नेटवर्किंग, ये तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो प्रकाशन के बाद प्रचार अगर आपको अपने शोध का करना है तो कहाँ करोगे, तो शोधकर्ता ट्विटर पर या लिंक्डइन पर या फेसबुक पर या आपका व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, बहुत सारे ऐसे आपके जो है सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने शोध का प्रकाशन करते हैं। तो जैसी सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग अपने शोध को साझा करने और शोध समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं कि भाई आपका शोध किस तरह से प्रकाशित हुआ है, तो इस सब का इस्तेमाल आपके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा समुदाय से जुड़ना नहीं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप समुदाय से भी जुड़ सकते हो। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं को सहयोग और विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप इनके माध्यम से शोधकर्ता आपस में जो है एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान भी
कर सकते हैं। तो ये था आपका शोध का प्रकाशन और साझा करना। इसके बाद नंबर 6 पर देखते हैं भाई। नंबर 6 पर आ जाएगा आपका शोध में आईसीटी का अन्य योगदान। और क्या योगदान होगा शोध में आईसीटी का, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि एचपीसी और क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग बड़े डेटा सेट्स और जटिल गणना करने में किया जाता है। तो यहां भी आईसीटी का योगदान है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो इसमें भी आईसीटी का योगदान रहेगा। कैसे? शोधकर्ताओं को एआई यानी कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग डेटा विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल जो है रियलिटी, वीआर इसको कहा जाता है। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर इसको कहा जाएगा। तो वीआर और एआर का उपयोग शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। विशेष रूप से चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कहीं का? ठीक है, तो आईसीटी का। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपका वीआर और एआर का। ठीक है जी, चलिए। तो ये थे शोध में आईसीटी के अन्य योगदान। ठीक है, इसके बाद आगे देखें अगर मैं बात करूं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें, चलिए जी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको इसमें रिपीट कर देता हूं, उसके बाद निष्कर्ष की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है आज की क्लास में, उसको एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो शोध लेखन में आईसीटी का उपयोग आज हमने देखा है, और कौन कौन से उपकरणों या टूल्स के बारे में हमने बात की है, उनके बारे में एक बार फिर से मैं दोबारा से आपको इसमें रिपीट कर देता हूं। तो शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग सूचना और संचार तथा प्रौद्योगिकी का शोध में उपयोग। एक मिनट भाई, देखिए जी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने शोध के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी ठीक है बदलाव लाया है। आजकल शोध कार्य में आईसीटी का उपयोग शोध प्रक्रिया को तीव्र, सटीक और अधिक प्रभावी बनाता है। इसका उपयोग शोध के सभी चरणों में किया जा सकता है, जैसे कि डाटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, साहित्य समीक्षा और शोध पत्रों की लेखन प्रक्रिया में आईसीटी शोधकर्ताओं को अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो शोध के प्रारंभिक चरण में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाएगा, तो एक तो साहित्य के क्षेत्र में कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन डेटाबेस, सर्च इंजन और डिजिटल पुस्तकालय समीक्षा प्रक्रिया में सहायता भी आपका करता है। इसके अलावा विचार और परिकल्पना निर्माण की अगर हमने बात की तो इसमें मंथन और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। ऑनलाइन ग्रुप्स और नेटवर्किंग के माध्यम से भी एक दूसरे के साथ में सूचना साझा की जा सकती है। इसके अलावा डेटा संग्रहण में आईसीटी का योगदान कहाँ रहेगा, तो ऑनलाइन सर्वेक्षण, इनके ऑनलाइन सर्वेक्षण अगर करना है तो उनके जो ऑनलाइन सर्वेक्षण के जो उपकरण है उनके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा विस्तृत पहुंच भी आपकी आईसीटी के माध्यम से की जा सकती है। डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डेटा संग्रहण कहां पर रहेगा, तो स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग करके भी डेटा को संग्रहण या एकत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा सेंसर और स्मार्टफोन, जैसे कि आपका स्मार्ट वियरेबल और डिवाइस, ठीक है, इसके अलावा सेंसर, ड्रोन आदि के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा उपकरणों के माध्यम से, आपका डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डेटा का संग्रहण किया जा सकता है, डेटा को एकत्रित किया जा सकता है। इसके बाद बात करें डेटा विश्लेषण में आईसीटी का योगदान कहां पर रहेगा, तो सांख्यिकीय विश्लेषण यानी कि सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे सास है, स्टाटा है, एक्सेल है, इनके माध्यम से आप क्या करेंगे, डेटा का संग्रहण कर सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा एक और था आपका इसमें, ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको डाटा माइनिंग और पैटर्न की पहचान करना, ये भी आपका आईसीटी का इसके माध्यम से उपयोग आप कर सकते हो। गुणात्मक डेटा विश्लेषण, कंप्यूटिंग सहायक गुणात्मक विश्लेषण, इसमें आपका मैक्स, क्वाटा आदि जैसे उपकरण इसमें शामिल किए जाएंगे। इसमें सख्तसार या समूह चर्चा आदि को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक डाटा विश्लेषण करने में भी आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है भाई, ठीक है। शोध लेखन में आईसीटी का योगदान कहां पे रहेगा, तो शोध पत्र लेखन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कुल मिलाकर आपका जो शोध है उसको टाइप करना, ठीक है, या उसके बारे में, ठीक है, संदर्भ सूची तैयार करना, ठीक है, या उसका जो है आपका शीर्षक तैयार करना, तो आदि में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन कोरेबल टूल्स के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जाता है। तो संदर्भ प्रबंधन, रेफरेंस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एंड नोट्स, जोरेटो और अलावा इसके अलावा मैंडेली और रेफर्ड जैसे संदर्भ
प्रबंधन उपकरण शोधकर्ताओं को सही संदर्भ शैली में स्रोतों को संग्रहित करने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा संदर्भ जोड़ना, ठीक है, मान लो आपको संदर्भ जोड़ना पड़ जाए, ठीक है, या कुछ और इसमें ऐड करना पड़ जाए तो उसके माध्यम से भी इसका उपयोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद शोध का प्रकाशन और साझा करना। तो ऑनलाइन जर्नल्स और प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने शोध को एक दूसरे के साथ में साझा कर सकते हैं। जैसे ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे आपके प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपने डाटा को या अपने शोध को प्रकाशित करा सकते हैं। जैसे गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है, ठीक है, इसके अलावा academic.edu है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोधकर्ताओं का काम वैश्विक समुदाय तक पहुंचना है। इन प्लेटफॉर्म पर शोधकर्ता अपनी खोज प्रकाशित करते हैं और एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्रकाशन, शोध पत्रों और रिपोर्टों का प्रकाशन, लेजर, स्प्लिटर, वेली, इसके अलावा टेलर, ठीक, आदि पर जो है पत्रिकाओं के माध्यम से आप क्या करोगे, शोधकर्ता ऑनलाइन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने शोध को विश्व स्तर पर प्रकाशित कराता है या फिर अपने देश में भी प्रकाशित करा सकता है। बहुत सारे ऐसी पत्रिकाएं होती हैं। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग में क्या बात करें तो प्रकाशन के प्रचार, यानी कि आपको अगर अपने शोध का प्रचार प्रसार करना है तो उसका उपयोग इसमें किया जाएगा। इसके अलावा समुदाय, यानी कि आपको विश्व के या भारत के ही अन्य समुदाय से जुड़ना है तो आप गूगल के माध्यम से, ठीक है, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने शोध को जो है ज्यादा प्रसारित कर सकते हो, एक दूसरे से जुड़ सकते हो और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। शोध में आईसीटी के अन्य योगदान क्या रहेंगे तो सुपर कंप्यूटर और क्लाउडिंग कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर, वीआर और एआर का प्रयोग तो जो है शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ताकि विशेष रूप से चिकित्सा और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष को देख लेते हैं भाई। निष्कर्ष को अगर देखा जाए तो आपका आईसीटी ने शोध की प्रक्रिया को अधिक सटीक, प्रभावी और सहयोगात्मक बना दिया है। यह शोधकर्ताओं को विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने, यानी कि डाटा को एकत्रित करने, इकट्ठा करने के लिए या जगह जगह से, अलग अलग जगह से लाकर एक जगह स्थापित करने के लिए करने में भी इसका योगदान रहा है। विश्लेषण करने, इसके अलावा शोध को साझा करने, एक दूसरे तक भेजने और उन्नत उपकरण तथा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे आपका ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है आदि के माध्यम से आप जो है एक दूसरे को इसका जो है आदान प्रदान कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप शोधकर्ता तेजी से परिणाम प्राप्त के दौरान, इनके शोध करने के दौरान अनुसंधानकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और सिद्धांतों का समूह है। कुल मिलाकर आसान भाषा में कह सकते हैं कि शोध नैतिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं या शोध करते हैं तो उसके तहत जो मानक या मानदंड या नियम कानून जो अपनाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाएगा क्या, शोध नैतिकता। ठीक है जी। यह सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता, यानी कि जो है पूरी तरह से पारदर्शिता रखेंगे, अपने डाटा को छुपाकर नहीं रखेंगे, ठीक है, कोमा ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करें, जिससे शोध निष्कलंक और विश्वसनीय और समाज के लिए लाभकारी हो। कुल मिलाकर ऐसा शोध बनाएं, उसमें हमें ईमानदारी अपनाएं, निष्पक्षता का उपयोग करें, इसके अलावा कह सकते हैं सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करें, ताकि शोध को विश्वसनीय बनाया जा सके और समाज से उसको समाज को उससे लाभ प्राप्त हो। शोध नैतिकता शोधकर्ताओं, शोधार्थियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है जी, ताकि वे शोध के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, अनुशासनहीनता या अन्य गलत आचरण से बच सकें। शोध नैतिकता के प्रमुख तत्व निम्नलिखित होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको इसको बता देता हूं। शोध नैतिकता का मतलब है शोध के समय किए गए पारदर्शिता, ईमानदारी और विश्वसनीयता के साथ काम को ही आपका क्या कहा जाएगा, शोध नैतिकता कहा जाएगा, ताकि शोध को जो है सही प्रकार से उसको प्रकाशित किया जा सके और लोगों को, समाज को उससे लाभ प्राप्त हो। ठीक है, चलिए जी, ईमानदारी और पारदर्शिता। ठीक है, पहला तत्व आपका हेडिंग लिख सकते हैं आप इसमें, ईमानदारी और पारदर्शिता। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इसमें रहेगा डाटा का सत्यापन या डेटा का सत्यापन। में इसमें आपको बोलता रहूंगा क्या क्या लिखना है। तो डेटा सत्यापन में आप लोग लिख सकते हैं, शोधकर्ता अपने डेटा को सही और सत्य रूप से या सटीक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, ठीक, या शोधकर्ता को अपने डेटा को सही और सत्य यानी कि सच्चाई के आधार पर या निष्पक्षता के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के डेटा में हेरफेर या गड़बड़ी से बचना चाहिए। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, शोधकर्ता को अपने डेटा को सही और सत्य या निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार के
किसी भी प्रकार के स्रोतों में या डेटा में हेरफेर या गड़बड़ी करने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं आप, डेटा संग्रहण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग में पूर्ण ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और किसी भी प्रकार का छिपाव या गलत जानकारी से हमको बचना चाहिए। तो वही रहेगा आपका क्या, डेटा का सत्यापन। यदि आप लोगों ने इसको लिखा नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से जो ना इसको स्पीड कम करके भी आप इनको लिख सकते हैं, उसको कहा जाएगा डेटा सत्यापन। इसके अलावा दूसरा जो आपका हेडिंग रहेगा, दूसरा हेडिंग लिखोगे आप, शोध परिणामों की जिम्मेदारी, शोध परिणामों की जिम्मेदारी। तो शोध परिणामों की जिम्मेदारी में क्या क्या आप लिख सकते हो, ठीक है, ये दूसरा रहेगा, इसमें दूसरा तत्व रहेगा। तो शोधकर्ता को अपने शोध परिणामों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। लिखिए, शोधकर्ता को अपने शोध परिणामों को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई परिणाम आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित है, यदि कोई परिणाम आश्चर्यजनक या अप्रत्याशित है तो उसे पूरी तरह से साझा करना चाहिए। या किसी जन, इसका मतलब है कि कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है जिसके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा, तो उसको क्या करना चाहिए, साझा करना चाहिए और उसके लिए या उनके लिए संभावित कारणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो वही आ जाएगा शोध परिणामों की पारदर्शिता के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद रहेगा क्या, सहमति और गोपनीयता। ठीक है, सहमति और गोपनीयता में आएगा सूचित सहमति। नंबर ए पर लिख सकते हैं आप, सूचित सहमति। इसमें क्या रहेगा, मानव विषयों पर शोध, यानी कि मानव के जो विषय हैं उन पर इसमें शोध किया जाएगा। कैसे, जब शोध में मानव विषयों जैसे साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है, ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा परीक्षण है, सर्वेक्षण है आदि का उपयोग किया जाता है, तो शोधकर्ता को इन व्यक्तियों से सूचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिख लो, जब शोधकर्ता किसी मानव या उसके जीवन से संबंधित कोई घटना पर शोध करता है, कोई घटना पर रिसर्च करता है या शोध करता है, तो उसे उस व्यक्ति को उसकी जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, या सूचित करना चाहिए। सूचित सहमति का मतलब है शोधकर्ता को प्रतिभागियों को उनके अधिकार, शोध का उद्देश्य, इसके अलावा संभावित जोखिम, उसमें क्या क्या हानि हो सकती है, और गोपनीयता की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं भाई, ठीक है, कि जब शोधकर्ता किसी मानव या उसके जीवन से संबंधित कोई जानकारी या कोई डाटा या कोई घटना पर शोध करता है, तो उसे उस व्यक्ति को या उस जो है मानव को इस बात की सूचना देनी चाहिए कि भाई आपके ऊपर शोध किया जा रहा है, इसमें क्या क्या आपका जोखिम रहेगा, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, और गोपनीयता की स्थिति के बारे में भी स्पष्ट रूप से इसमें बात कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये रहेगा आपका क्या, मानव विषयों पर शोध। इसके बाद गोपनीयता मतलब जो ना चीजों को छुपा कर रखना। शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, यानी कि जिस विषय पर या जिस व्यक्ति पर आप शोध कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी यानी कि डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। इसमें लिख लो आप, शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, डेटा, शोधकर्ता को प्रतिभागियों की जानकारी, डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी को गोपनीय यानी कि छुपाकर रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए, यह जानना चाहिए या उस विषय पर या उस बात पर जो है पूरी तरह से सहमत हो जाना चाहिए, ठीक है, कि प्रतिभागियों की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी केवल शोध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाए या शोध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यह किसी तीसरे पक्ष के साथ में साझा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभागियों की पहचान, व्यक्तिगत जानकारी
केवल शोध उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, या यह सूचना किसी तीसरे पक्ष को या तीसरे व्यक्ति को साझा नहीं की जाएगी। तो ये आप लिख सकते हैं गोपनीयता में, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्या रहेगा, सम्मान और न्याय। सम्मान और न्याय, इसमें लिख सकते हैं आप मानव और निष्पक्षता, समानता और निष्पक्षता। ठीक, समानता और निष्पक्षता में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी प्रतिभागियों, शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी प्रतिभागियों और शोधकर्ताओं के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करें। यानी कि शोधकर्ता को जितने भी उसके प्रतिभागी हैं, सहपाठी हैं या उसके साथ में जो शोध कर रहे हैं, उन सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार उसको करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं करना चाहिए, जैसे मानो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। ठीक, तो उसको कहा जाएगा समानता और निष्पक्षता। इसके बाद न्यायपूर्ण चुनाव। न्यायपूर्ण चुनाव में आप क्या लिख सकते हो भाई, न्यायपूर्ण चुनाव का मतलब है कि शोध में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए। शोध में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चयन या उनका चुनाव निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, और यह सुनिश्चित भी कर लेना चाहिए कि चयन में कोई पूर्वाग्रह न हो, यानी कि चयन जो है किसी का चयन करने में पहले से ही कोई धारणा न बनाई गई हो, उसको कहा जाएगा क्या, पूर्वाग्रह। और न केवल अनुसंधान और केवल अनुसंधान के उद्देश्य के लिए उचित चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है, जब आप शोधकर्ताओं का चयन करते हैं या शोधकर्ता किसी व्यक्ति का चयन करता है तो वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, सुनिश्चित ये कर लेना चाहिए कि भाई चयन में कोई भी पूर्वाग्रह शामिल नहीं है, यानी कि पहले से जो है किसी के बारे में अवधारणा नहीं बना लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा केवल अनुसंधान के उद्देश्य से ही इनका चयन किया जाना चाहिए। तो ये सारा इसमें आप लोग शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें भाई, इसके बाद रहेगा नंबर 4 पर, अनुसंधान में धोखाधड़ी से बचाओ। अनुसंधान में धोखाधड़ी से बचाओ, ये तो अति जो है अनिवार्य है। इसमें क्या रहेगा, साहित्यिक चोरी। ठीक है, सबसे पहले लिखा है आपका क्या, साहित्यिक चोरी। तो साहित्यिक चोरी का मतलब क्या रहेगा, साहित्यिक चोरी का मतलब है जो है कि आपको किसी भी प्रकार के साहित्य की चोरी नहीं करनी चाहिए। शोध में नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है साहित्यिक चोरी से बचना या साहित्यों की चोरी करने से बचना। तो शोधकर्ता को दूसरों के विचार, शब्द और कार्यों का उचित संदर्भ देना चाहिए, यानी कि उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई मैंने ये टॉपिक यहाँ से लिया है। संदर्भ सूची जो बनती है, ठीक, उसमें उसका नाम, उसके पुस्तक का नाम, पेज का नाम उसमें लिखना चाहिए। शोधकर्ता को दूसरे के जो विचार हैं, दूसरे के शब्द हैं, दूसरे का डाटा है, उसका इस्तेमाल अगर कर रहा है तो उसके बारे में संदर्भ सूची में बता देना चाहिए। अगर किसी अन्य शोधकर्ता या लेखक के विचार या कार्य का उपयोग किया जाता है तो उसे सूचित भी कर देना चाहिए कि भाई मैं आपकी बुक का और ये जो ना आपकी बुक का रेफरेंस अपने बुक में या अपने शोध में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, तो ये रहेगा क्या, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी से बचना। ठीक है, इसके बाद डेटा छेड़छाड़। ठीक है, शोधकर्ता को किसी भी प्रकार के डेटा के साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि शोध में डेटा छेड़छाड़ या फर्जी डाटा प्रस्तुत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ना अस्तित्वहीन डेटा को भी इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। गंभीर नैतिक अपराधों के अंतर्गत जो डेटा रहता है उसको भी इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शोधकर्ता के पेशेवर और व्यक्तिगत, यानी शोधकर्ता के जीवन के लिए भी और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगर मान लो हमने, ठीक है, कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में प्रकाशित नहीं करना चाहिए लेकिन हमने अपने शोध में उसका प्रकाशन कर दिया, तो उससे क्या होगा, समाज में गलत इफेक्ट जाता है। तो डेटा के साथ में किसी प्रकार का गलत छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद सी में दिया गया है, परिणामों को जानबूझकर छुपाना। परिणामों को जानबूझकर छुपाने का मतलब है कि जो ना शोधकर्ता जब अपने शोध में कुछ ऐसे फैक्टों को शामिल करता है और उनको छुपा कर रखता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी शोध के परिणामों को जानबूझकर छिपा लिया गया या उन्हें विकृत करना भी छेड़खानी माना जाता है। ठीक है, मान लो हमने कोई डाटा रखा और उसे गलत तरीके से प्रकाशित किया है, गलत तरीके से उसको लिखा या उसको उसमें मेंशन किया है, तो वो कहा जाएगा आपका क्या, धोखाधड़ी माना जाएगा उसको। ठीक है, शोधकर्ता को अपने निष्कर्षों को सत्य और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, जो उसका डाटा है, रिसर्च है, जो शोध है, जो फैक्ट उसने तैयार किए हैं, उनको सत्य यानी कि सच्चाई के आधार पर और पारदर्शी रूप से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसको जो है सही प्रकार से, निष्पक्ष रूप से, सत्यता के आधार पर ही आपका शोधकर्ता को प्रकाशित करना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद
इसके बाद में है आपका विद्वानता और सहकर्मी मूल्यांकन। विद्वानता और सहकर्मी मूल्यांकन क्या है इसमें देखते हैं। तो सहकर्मी समीक्षा, सहकर्मी समीक्षा का मतलब है कि शोधकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा, ठीक है, आवाज तो सही आ रही है ना बेटी, कि उसके द्वारा प्रस्तुत शोध निष्कर्षों की स्वतंत्र और निष्पक्ष सहकर्मी समीक्षा हो। यानी कि एक साथ बैठकर, सहकर्मी का मतलब जिन लोगों ने भी शोध किया है वे सभी जो है उस पर समीक्षा करें, उस पर जो है चर्चा करें एक साथ बैठकर, और यह सुनिश्चित करता है कि शोध में कोई गंभीर त्रुटियां या छेड़खानी न हो। ठीक है जी। सहकर्मी समीक्षा शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने और अनुसंधान समुदाय के विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? तो सहकर्मी समीक्षा जो होती है, यानी कि आपस में बैठकर जो चर्चा की जाएगी, उससे क्या होता है? शोध की गुणवत्ता बढ़ी रहेगी, बढ़ती है, ठीक है, या उसका विकास होता है गुणवत्ता का। इसके अलावा अनुसंधान समुदाय के विश्वास को भी इससे बढ़ाया जा सकता है या मदद प्राप्त इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। तो उसमें दिया गया अपने शोध कार्य को महत्व देना। अपने शोध कार्य को महत्व देना यानी कि यदि शोध में किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान का योगदान है, ये ठीक है, मान लो हमने किसी चीज पर शोध किया, रिसर्च किया, ठीक है, और उसमें किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान का भी योगदान है, तो उसे भी उचित श्रेय दिया जाना चाहिए, यानी कि उसका भी नाम आपको उसमें मेंशन करना चाहिए। ये नहीं भाई कि आपने ना, आपका किसी ने योगदान किया, आपने जो ना कोई शोध किया है और शोध में किसी अन्य व्यक्ति का या सोर्स का आपने योगदान उसमें प्राप्त किया है या संस्थान का योगदान प्राप्त किया है, तो आपको उसका भी नाम अपने शोध में मेंशन करना चाहिए। यह शुद्ध जो है विद्वानता का हिस्सा माना जाता है। इसको माना जाता है भाई जो ना एक जो है शोधकर्ता, एक अच्छे शोधकर्ता की ये निशानी होती है कि उसकी जिसने भी सहायता की है उन सभी का नाम उस बुक में, उस शोध में या उस प्रकाशन में प्रकाशित किया जाए। शोधकर्ताओं को अपने सहकर्मियों या सह लेखकों या योगदानकर्ताओं को उचित श्रेय यानी कि उचित स्थान अपनी बुक में या अपने शोध में देना चाहिए। ठीक है, तो उनका नाम या उनके कार्य के अनुसार उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए, या मान लो शोधकर्ता को कोई लाभ हो रहा है तो उस लाभ में हिस्सा उनका भी होना चाहिए, उसको इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है भाई, चलो जी। इसके बाद अगर बात करेंगे तो वो रहेगा आपका पशु और पर्यावरण अनुसंधान। पशु और पर्यावरणीय अनुसंधान में पशु पर शोध। ठीक है, पशु पर शोध, यदि मान लो शोध में जानवरों का उपयोग किया जा रहा है, मान लो जानवरों का उपयोग किया गया शोध में, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनके साथ मानवीय और नैतिक व्यवहार किया जाए। ठीक है, यानी कि मानवीय और नैतिक व्यवहार उन जानवरों के साथ, उन पशुओं के साथ में किया जाना चाहिए यदि आप उन पशुओं का भी शोध में उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, शोधकर्ताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के हित में यह सुनिश्चित करना चाहिए क्या कि जानवरों पर किए जाने वाले परीक्षणों का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक और चिकित्सा शोध है। क्या करना? शोधकर्ताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के हित में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए क्या यह जानकारी या इसके बारे में जो है पूरी तरह से निष्पक्ष हो जाना चाहिए कि जानवरों पर किए जाने वाले परीक्षणों का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक और चिकित्सा शोध है। इसके अलावा वह अधिकतम रूप से उन्हें कष्ट मुक्त रखे या उनको किसी प्रकार का कष्ट ना दे जानवरों को। ठीक है, चलिए, तो इसको इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके बाद क्या है भाई? ठीक है, पशु पर शोध हो गया। बी में इसमें शामिल किया जा सकता है आपका क्या? पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। शोधकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? कि उनके अनुसंधान और प्रयोग का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, यानी कि पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अनुसंधान करता पर्यावरण को नुकसान का कारण बनता है, ठीक है, मान लो आपने कोई रिसर्च किया या किसी जो ज्योग्राफी के बारे में या भूगोल के विषय में आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो जंगल में गए, पेड़ काटे या किसी जो है पहाड़ को तुड़वा दिया या पर्वत को तुड़वा दिया, मिट्टी खुदवाई, तो उससे क्या होगा? पर्यावरण को नुकसान होगा। ठीक है, तो ठीक है, यदि कोई अनुसंधान पर्यावरणीय नुकसान का कारण बन सकता है तो इसका प्रभाव कम करने के लिए सावधानी भी बरतनी चाहिए, यानी कि हमको कम से कम ऐसा करना चाहिए कि ताकि पर्यावरण को नुकसान ज्यादा से ज्यादा ना हो। कुल मिलाकर अगर वहां पर नुकसान होना भी है तो बहुत कम नुकसान हो पर्यावरण को, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए किसको? शोधकर्ता को। ठीक है, इसके बाद जी नैतिक मानदंडों का अनुपालन और निगरानी। नैतिक मानदंडों का पालन, अनुपालन और निगरानी के अंतर्गत क्या आएगा? नैतिक समीक्षा बोर्ड। नैतिक समीक्षा बोर्ड ये क्या होता है बेटी? सभी शोध कार्यों को एक नैतिक समीक्षा बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कि एक नैतिक बोर्ड बनाना चाहिए और उसके तहत जो है आपका क्या करना चाहिए? ठीक है, सभी को अनुमोदित या शोधकर्ताओं को अनुमोदित करना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि शोध नैतिक मानदंडों के अनुरूप है।
ठीक है। तो सभी को जो है आप जो भी कोई आपका शोध करता है तो उसको पहले क्या करना चाहिए, नैतिक समीक्षा बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और उसमें अपने शोध के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसको समीक्षा बतानी चाहिए कि किस किस प्रकार से हम शोध इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा निगरानी और अनुपालन, निगरानी और अनुपालन में क्या आएगा भाई, शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान नैतिक मानदंडों के पालन की निगरानी करनी चाहिए। जो जो भी मानदंड नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी को ध्यान में रखकर अपना शोध करना चाहिए। यदि कोई नैतिक उल्लंघन होता है तो उसे शीघ्र संशोधित कर दिया जाना चाहिए या उसको जो है संशोधित कर लेना चाहिए या उसमें कोई बदलाव जो है उसमें बदलाव कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे बात समझे। तो निगरानी और अनुपालन में आप लिख सकते हैं शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान, शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रियाओं के दौरान नैतिक मानदंडों का पालन या निगरानी करनी चाहिए। यदि कोई नैतिक उल्लंघन होता है तो उसे शीघ्र संशोधित या उसमें जल्दी ही बदलाव कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा निगरानी और अनुपालन। इसके अलावा बात करेंगे क्या भाई, निष्कर्ष की, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इसमें पालन नियम कानून, ठीक है, या नैतिकता। निष्कर्ष की बात करें तो शोध नैतिकता शोधकर्ताओं के लिए शोध प्रक्रिया के हर पहलू में ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर शोध नैतिकता में यही बताया जाता है कि आप जब भी कोई रिसर्च करें, जब भी कोई शोध करें तो आपको नैतिकता का प्रयोग सबसे ज्यादा करना है, ठीक है जी। तो शोध नैतिकता शोधकर्ताओं के लिए शोध प्रक्रिया के हर पहलू में ईमानदारी और पारदर्शिता तथा सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह न केवल शोधकर्ता की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि यह समाज के हित में भी है, क्योंकि अनुसंधान के परिणाम समाज और विज्ञान के विकास में योगदान करते हैं। क्या करते हैं, अनुसंधान जो है परिणाम समाज, अनुसंधान के परिणाम क्या करते हैं, समाज और विज्ञान के विकास में योगदान करते हैं। शोधकर्ताओं को शोध नैतिकता का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी और दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, तो ये थी आज की हमारी क्लास और आज हम लोगों ने आपका यूनिट नंबर 2 भी पूरा कर लिया है। यूनिट नंबर 2 की जो 10वीं क्लास थी उसको भी हमने पूरा कर लिया है, जो था आपका क्या, शोध में नैतिकता। तो शोध में नैतिकता के कौन कौन से आधार हो सकते हैं उस प्रकार के मैंने आपको इसमें बताए हैं और किस किस के आधार पर इसमें किया जा सकता है, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत जो 10 की 10 यूनिट है वो कंप्लीट रूप से सही प्रकार से जो है पूरे विस्तार से इसमें समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ और पूरा इसमें कराया जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इन वीडियो को भाई लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। जून 2025 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसके ही ध्यान में रखकर हम लोग जो है ये क्लासें आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले आपकी यूनिट 1 आपकी मैं कंप्लीट करा चुका हूं, इसके अलावा यूनिट 4 भी कंप्लीट करा चुका हूं और आज यूनिट 2 भी आपकी पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर 3 यूनिट है, ठीक है। कुल मिलाकर हम लोग जो है 3 यूनिट पूरी कर चुके हैं। कितनी, 3 यूनिट, ठीक है। यूजीसी नेट के अंतर्गत आपकी कितनी यूनिट है, तो 10 यूनिट है। 10 में से आपकी 3 यूनिट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर 10 में से 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इनमें से 2 यूनिट तो बहुत बड़ी थी आपकी। एक तो आपका ये आपका जो ना रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट नंबर 2 थी ये भी काफी बड़ी थी, और यूनिट नंबर 1 जो थी आपकी, ठीक है, शिक्षक अभिवृत्ति, ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, वो भी काफी बड़ी थी, ठीक है। तो 10 ही क्लास उसमें बनी थी आपकी और 10 ही क्लास इसमें रही है। तो कुल मिलाकर 20 क्लास ये होगी और आपकी 4 से 5 क्लासें बनाई थी आपकी कौन सी, कम्युनिकेशन में। तो कुल मिलाकर अब तक आपकी 25 क्लास के आसपास हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा भी 7 यूनिट आपकी बाकी हैं, ठीक है। तो उन सबको भी आपका जल्द ही आपका पेपर से पहले मैं आप लोगों को पूरा इसमें करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी यूनिट रहेगी आपकी 7, उसमें से एक तो बोध है। बोध आपकी 1 या 2 क्लासों में आपकी पूरी करा दूंगा। उसमें एक पैराग्राफ आता है और उसी से क्वेश्चन आंसर छांटकर लिखने होते हैं। तो बताऊंगा उसमें किस तरह से आपको उसमें क्वेश्चन छांटने हैं, किस तरह से उसको करना है। इसके अलावा मैथ की रहेगी आपकी, उसमें 10-12 क्लासें आएंगी आपकी। लॉजिकल रीजनिंग है उसको भी पूरा कराया जाएगा, ठीक है। और आपकी एजुकेशन पॉलिसी वगैरह है। तो उन सारी यूनिटों को आपकी इसमें जल्द ही आपको कंप्लीट करा दी जाएगी एग्जाम से पहले। ये मान लो कि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, ठीक है,
मई जून तो है ही, आपके 2 महीने तो आप लोगों के पास हैं। और अभी हम लोगों को लगभग जो है आज आपका 1 महीना हो गया, ठीक है, 1 महीना आपका हो गया, ठीक है। तो 12 तारीख को ये हमने चैनल बनाया था। इसके अलावा यूजीसी नेट की जो क्लासों की जो शुरुआत की थी हमने, वो आपकी शुरुआत की गई थी लगभग आपकी 15 या 16 तारीख से, ठीक है। और आज आपकी कितनी है, तो 13 तारीख है, ठीक है। तो 1 महीने में मैंने आपको लगभग 3 यूनिट कंप्लीट करा दी है, यानी कुल मिलाकर 25 क्लास के आसपास इसमें आपकी करा दी है भाई, ठीक है। इसके बाद अगली जो आपकी यूनिट रहेगी उन सब के बारे में भी विस्तार से इसी तरह से पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल से जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी देखिए हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइब है, तो आप फटाफट जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें भाई। नमस्कार।